नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजय सूत्रा के YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हर्षमीत सिंह। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से हैं और आप सभी ने इस सप्ताह का जो हमारा होमगार्ड वाला मॉक टेस्ट है वो दिया है। सैटरडे को ये मॉक टेस्ट होते हैं। सैटरडेज को आपको टेस्ट देने ही देने हैं। संडे को आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है जो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हम चर्चा करते हैं। आपको ये बहुत जरूरी है कि ये टेस्ट आप सैटरडे को ही दें ताकि आपको एक पूरी अपनी रैंक भी मिल सके। जितने लोग सैटरडे को टेस्ट देंगे सही टाइम से उनको अपनी पूरी यूपी की रैंक भी मिलेगी ताकि आपको पता चल सकेगा आप कहां पर इस समय स्टैंड करते हैं। चलिए, वैसे ही पैटर्न रहेगा जैसे पहले पेपर्स में था। पहले 2 घंटे में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर कैसे करना था, किस सवाल का क्या जवाब होने वाला है। अपने जवाब आप चेक भी कर सकते हैं और आखिर में आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी अगर आपको ये पेपर अच्छे से करना था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपके सामने सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश में किस जिले में बॉक्साइट की प्रचुरता है? आजमगढ़ में, कानपुर में, उन्नाव में, ललितपुर में? देखिए, कई सारे राज्य हैं जहां पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया। यूपी ऐसे राज्यों में से नहीं है जहां पे बहुत मिनरल्स हैं। हम लोग खेती प्रधान ज्यादा हैं, कृषि प्रधान ज्यादा हम लोग राज्य की श्रेणी में आते हैं, लेकिन फिर भी जहां जहां पे थोड़े बहुत मिनरल्स हैं वो आपको याद करने जरूरी है, इसलिए सवाल जरूरी हो जाता है। बॉक्साइट की मात्रा ललितपुर में काफी है। ललितपुर में, अगर आप ललितपुर के आसपास रहते हैं तो आपको पता भी होगा बहुत ज्यादा वहां पे खुदाई का काम चलता रहता है क्योंकि बॉक्साइट वहां से काफी प्रचुर मात्रा में निकलता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? देखिए, मैंने आपको पहले सवाल में ही बताया, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और वो इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है। इसीलिए खास करके आप देखिएगा पश्चिमी यूपी का हिस्सा देखें, आप कई बार देखते हैं पश्चिमी यूपी का जो विकास है वो पूर्वी यूपी से ज्यादा बेहतर है। जो वेस्टर्न यूपी इसको हम कहते हैं, वो इसीलिए भी है कि वहां जो मिट्टी पाई जाती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो आप ये देखिए, इन चारों में से या तीन में से कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी? ये है जलोढ़ मिट्टी या फिर एलुवियल सॉइल जिसको कहते हैं। ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है, इसीलिए यूपी कृषि प्रधान राज्य है। तो इसका जवाब है आपका बी, एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी। तीसरे पे आइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी इसको बोलते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, किस वर्ष भारत में स्थापित हुआ? 1984 में, 97 में, 92 में या फिर 93 में? एनएचआरसी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या करता है? हमारे मानवाधिकार जो है उनकी रक्षा करता है। अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी ने आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, याद रखिएगा सरकारी कर्मचारी, पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है, अब क्या कोई गलती नहीं थी, पुलिस आपको सता रही है, आपको तहखाने, आपको जेल में बंद करके आप पे अत्याचार हो रहा है, या जेल में रहकर भी आपके जो मानवाधिकार है वो नहीं मिल रहे हैं, ये सारे के सारे ऐसे कुछ कारण हैं जहां पे आप मानवाधिकार आयोग में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये एक वैधानिक संस्था है। इसमें एक इनके मुखिया होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं और 5 अन्य लोग होते हैं उनके अलावा, तो कुल मिला के 6 लोग होते हैं इसमें। भारत में 1993 में इनकी स्थापना हुई थी। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। ये ऐसे राष्ट्र के स्तर पर है, ऐसे ही राज्यों में भी अपने हर राज्य का एक मानवाधिकार आयोग होता है। वो भी 1993 में कानून पास किया था संसद ने, उसके अंतर्गत ही इसको बनाया गया था। याद रखिएगा, ये 1993 इसका जवाब है। आगे चलते हैं नंबर 4 पर। किस व्यक्ति को भारतीय पुनर्जागरण का जनक उनके व्यवहारिक या आधुनिक सोच के कारण कहा जाता है? इतिहास का सवाल है ये, फिर से देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक उनके व्यवहारिक और आधुनिक सोच के कारण किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ज्योतिराव फुले को, राजा राम मोहन रॉय को या फिर महात्मा गांधी को? बताइए। इतिहास में आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत 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 मशहूर है ये चारों हस्तियां, चारों ने बहुत
बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं। महात्मा गांधी वाले आप सब जानते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, वो अलग श्रेणी हो गई। बी आर अम्बेडकर का जो काम था, खास करके दलित समाज के लिए, संविधान सभा में उनका जो काम था उसके लिए याद रखा जाता है उनको। ज्योतिराव फुले क्यों इतने ज्यादा मशहूर है? वो मशहूर है क्योंकि उन्होंने लड़कियों की, स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया था, दलितों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया था। और आखिर में है राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय हैं जिन्हें ये दर्जा दिया जाता है। राजा राममोहन रॉय ने बहुत सारी चीजें की थी हमारे यहाँ पे। राजा राममोहन रॉय ही हैं जिनके की आवेदन करने से या जिनकी इतनी बड़ी मूवमेंट चलाने से भारत में सती प्रथा को हटाने के लिए कानून लाए थे। इसके अलावा जो विधवा है उनका एक बार पुनर्विवाह करने के लिए भी जो कानून आया था या जो इजाजत दी गई थी वो राजा राममोहन रॉय के ही काम से हुआ था। तो याद रखिएगा, बहुत मशहूर ब्रह्मो समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। 5 नंबर पे आते हैं। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ने 1848 में पहला बालिका विद्यालय किस शहर में स्थापित किया था? मैंने अभी आपको बताया ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले की जो धर्मपत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनके बारे में सवाल है। पहला बालिका विद्यालय, देखिए मैंने आपको बताया ये इसीलिए इतने मशहूर हुए थे, उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए, उस समय जब लड़कियों को माना जाता था कि इन्हें पढ़ाई का अधिकार नहीं है, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था खासकर पढ़ाई के लिए, उस समय इन्होंने बालिका के विद्यालय बनाया था। तो बहुत बड़ी बात थी। कहाँ बना था पहला? मुंबई, पुणे, कोलकाता या दिल्ली? पहला बना था पुणे में। अभी भी पुणे में बहुत मशहूर है। देखिए आपको ये तो पता चल ही गया होगा नाम से भी कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो अगर आपको नहीं भी पता है कि विद्यालय कहाँ पर बनाया गया था, कम से कम आप दिल्ली और कोलकाता को तो ऐसे ही हटा सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र के थे तो पुणे होगा या मुंबई होगा, तो उस हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं पुणे के ये रहने वाले थे। आगे आइए सवाल नंबर 6 पर। पौधों में वृद्धि किस जगह पर सीमित होती है? पढ़िए विकल्पों को। पौधों में वृद्धि किस जगह पर सीमित होती है? सभी उत्कों में, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्रों में, परिपक्व क्षेत्रों में या फिर पत्तियों में? आपको बताना है वृद्धि किस जगह पर सीमित होती है, मतलब किस जगह पर एक सीमा के बाद वो और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बताइए। इसका जवाब है मेरिस्टेमेटिक क्षेत्रों में। जो मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र होते हैं वहां पे एक लेवल तक ही बस केवल उनकी वृद्धि हो सकती है, उसके अलावा उसके आगे वो नहीं बढ़ सकते हैं। थोड़ा देखिए, जिसने विज्ञान नहीं पढ़ा है, साइंस नहीं पढ़ा है, उनके लिए सवाल थोड़े कठिन हो जाते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपने साइंस नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत प्लांट टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में, सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको रखनी पड़ेगी कि अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ऊंचे स्तर के सवाल नहीं है। साइंस अगर आपने पढ़ा है तो आप ये सवाल कर ले जाएंगे। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 1975 में भारत का पहला सफलतापूर्वक प्रक्षेपित स्वदेशी उपग्रह का नाम क्या था? देखिए 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह, अपना पहला सैटेलाइट भेजा था। आपको पता होगा जब सैटेलाइट भेजते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, तो सैटेलाइट, उपग्रह, और दूसरा उसे भेजने के लिए रॉकेट बनाना होता है। तो हमने जब शुरुआत की थी भारत ने, तो सैटेलाइट तो हमने बना दी थी, उपग्रह बना दिया था, रॉकेट हमारे पास नहीं था। तो हमने अपने जो मित्र है सोवियत संघ, आज का रशिया, उससे हमने रिक्वेस्ट किया था। उनका रॉकेट था जिसपे बांध के हमने अपने उपग्रह, हमने अपने सैटेलाइट को भेजा था। याद रखिएगा। तो जो 1975 की बात हो रही है वो कौन सा रॉकेट था? पहला हमारा कौन सा पहला सैटेलाइट था, माफ कीजिएगा, जो कि हमने भेजा था? आर्यभट्ट उसका नाम था। आर्यभट्ट नाम से हमारा पहला उपग्रह या सैटेलाइट था। जैसे मैं पहले फिर कह चुका हूं कि ये जो हमने भेजा था रशिया के रॉकेट पर था, हम लोगों ने उस पर केवल अपना सैटेलाइट, उपग्रह लगाया था। आर्यभट्ट इसका जवाब है। चलिए सवाल नंबर 8 पर आइए।
बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। पहली भारतीय महिला पायलट जिसने फाइटर एयरक्राफ्ट को अकेले उड़ाया था वो कौन है? चलिए देखिए, ऑप्शन विकल्प आप सबके सामने है। पहली महिला पायलट जिसने कि एक फाइटर विमान को अकेले उड़ाया था, देखिए क्या जवाब हो सकता है इसका। शांति टिग्गा, दिव्या अजीत कुमार, अवनी चतुर्वेदी या सरला ठकराल। अकेले उड़ाया था। देखिए फाइटर जेट कुछ तो अकेले उड़ाने वाले होते हैं, इसको वन सीटर बोलते हैं, और कुछ टू सीटर होते हैं, ट्विन सीटर होते हैं, इसमें दो लोग बैठते हैं। तो आमतौर पे ऐसा था कि भाई पहले महिला पायलट को जब इजाजत दी गई थी तो दो ट्विन वाले में था कि भाई एक साथ उनके एक पुरुष बैठेंगे एक वो बैठेंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके महिला पायलटों को अकेले भी उड़ाने की इजाजत मिल गई। वो पहली कौन थी? वो थी अवनी चतुर्वेदी। ये नाम याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। अवनी चतुर्वेदी थी पहली भारतीय महिला पायलट जिन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट को अकेले उड़ाया था। सवाल नंबर 9 पर आइए। ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक पाने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए पीटी उषा का नाम शायद आप सबने सुना हो। पीटी उषा जो कि दौड़ती थी, अभी भारत की जो ओलंपिक कमेटी है उसमें भी वो है, बहुत मशहूर धावक रही हैं। कहा जाता है ये ओलंपिक का मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, कुछ सेकंड के कुछ हिस्सों से, सेकंड के 100वें हिस्से से बस इनसे रह गया, नहीं तो ये बहुत आराम से ओलंपिक मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इनको मिल जाता। तो ये नहीं थी, इन्होंने कभी जीता नहीं, रह गई थी। मैरी कॉम बॉक्सिंग में इन्होंने हाल ही में जीता है, जो इतना पुराना नहीं है। साइना नेहवाल बैडमिंटन में भी हाल ही में जीतना है, पुराना नहीं है। सबसे पहली भारतीय महिला जो थी इन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने किस में जीता था? वेट लिफ्टिंग में। तो भार उठाने में, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था, ब्रॉन्ज मेडल था इनका। बी इसका जवाब है, पहली भारतीय महिला ने ओलंपिक मेडल जीता था। 10 नंबर पे आइए। पौधों में वृद्धि होती है स्थानीयकृत, समान, अनुपस्थित या हर जगह। मतलब जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है अलग अलग जगहों पर, जैसे एक पौधे के अलग अलग हिस्से होते हैं, है ना, तो ये पूछ रहे हैं कि भाई अलग अलग हिस्सों में जो ग्रोथ होती है वो क्या एक बराबर की होती है या होती ही नहीं है या कैसे होती है, ये आपको पूछ रहा है। देखिए अगर आपने साइंस पढ़ा है तो आपको जवाब पता होगा। नहीं पढ़ा है तो पौधे तो देखे ही होंगे ना, पौधे कभी लगाए होंगे या देखे होंगे आपने, तो उसके हिसाब से ही आप अंदाजा लगा दीजिए कि भाई पौधों में जो वृद्धि होती है क्या वो होती ही नहीं है हर प्रकार के या फिर हर हिस्से में एक बराबर होती है? जी नहीं, वो अपने अपने स्तर पर होती है। ये स्थानीयकृत होगा, अलग अलग स्थान पर पौधे के अलग अलग तरह की वृद्धि वहां पर होती है, तो स्थानीयकृत होगा। नंबर 11 पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? इसमें से क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? आप अकाउंट बनाते हैं, फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। एमएस वर्ड क्या ये है? जी नहीं। एमएस वर्ड क्या है? उसमें तो टाइपिंग वगैरह करते हैं आप, कुछ लिखना होता है तो ये टाइपिंग वगैरह करने के लिए आपको इस्तेमाल होता है। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम तो एक ब्राउजर है जिसमें जाके आप वेबसाइट वगैरह खोल सकते हैं, तो ब्राउजर है। विंडोज क्या है? विंडोज तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कि आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर चलता है, वो गूगल क्रोम, वो विंडोज है। इंस्टाग्राम ये है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जरिया जिससे आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, फोटो वीडियो अपने स्टेटस वगैरह डाल सकते हैं, वो है इंस्टाग्राम। जवाब इसका हो जाता है बी, सी। सवाल नंबर 12 पर आइए। निम्नलिखित में से लाइक्स, कमेंट्स और शेयर किसके उदाहरण हैं? लाइक, कमेंट, शेयर। अब देखो जब ये वीडियो खत्म होगा, खत्म क्या होगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी हम वीडियो के बीच में हैं, तो अभी मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए इस पे और इसको शेयर भी कर दीजिए। तो मैं यही बोल सकता हूँ आपसे, मैं उम्मीद करता हूँ आप करेंगे। तो ये लाइक, कमेंट और शेयर जो मैं बोल रहा हूँ ये किसका एक उदाहरण हो गया?
ऑफलाइन रिएक्शन का, क्या आप मुझे ऑफलाइन देख रहे हैं? ये ऑफलाइन रिएक्शन का तो उदाहरण नहीं है। क्या स्टोरेज का, भंडारण का उदाहरण है? जी नहीं, ये है सहभागिता, एंगेजमेंट का उदाहरण। मतलब कि अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि आप भी सहभागिता दिखा रहे हैं, मतलब आप भी इस जो हम कंटेंट बना रहे हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उससे समझ रहे हैं, तो सहभागिता को ये दर्शाता है। तो ये अंतर है यहाँ पर, इसीलिए लाइक, कमेंट, शेयर सब सहभागिता, एंगेजमेंट का हिस्सा माना जाता है। सवाल नंबर 13 पे आइए। व्यापार का अर्थ है वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का भंडारण या वस्तुओं का विज्ञापन। आप खुद सोचिए भाई, व्यापार या ट्रेड जिसको बोलते हैं, वो उसे आप कैसे या समझाएंगे? क्या किसी को भंडारण करना, किसी चीज को बचा कर रखना अपने पास, क्या व्यापार है? जी नहीं, ये व्यापार नहीं होता है। किसी चीज के उत्पादक का विज्ञापन करना, ये तो मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये भी नहीं होता है। किसी चीज का उत्पादन कर, देखिए उत्पादन करना तो आप अपने लिए भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं ना बेचने के लिए कर रहे हैं। व्यापार का मतलब हो गया कुछ ना कुछ बेचना, ये तो अपने लिए भी कर सकते हैं, तो ये भी नहीं हो गया। तो घुमा फिरा के हमारे पास बचा वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, इसी को व्यापार कहते हैं। कि मैंने आपको कोई वस्तु दी, आपने बदले में या तो मुझे पैसे दिए या कोई और वस्तु दे दी बदले में, तो ये आदान प्रदान हो गया। इसी तरह से इसको व्यापार हम कहते हैं। तो जवाब आपका हो जाएगा 13 का बी। 14 पे आइए। गोदाम मुख्य रूप से सहायक होता है। बताइए भाई, गोदाम किस चीज के लिए होता है? जब हम कहते हैं मेरे पास एक गोदाम है या हमें गोदाम की रक्षा करनी है, क्यों करनी है? गोदाम में क्या है? पहला, वस्तुओं का उत्पादन होता है क्या गोदाम में? नहीं। क्या वस्तुओं की बिक्री होती है? नहीं। पहला वाला फैक्ट्री में होता है, दूसरा वाला आपको दुकान पर होता है। वस्तुओं को सुरक्षित रखना, हाँ, ये काम होता है गोदाम का। भाई गोदाम में आपने सामान रखा हुआ है, आपके पास बहुत सारा सामान है, चाहे खाने का हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे बेचने का हो, गोदाम में रखते हैं, तो वस्तु को सुरक्षित रखने की एक जगह है। आपका जवाब हो गया इसका बी। अगला सवाल नंबर 15 पर आइए। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या संसद? देखिए, भारत सरकार के जितने भी पुरस्कार हैं, चाहे वो कोई भी पुरस्कार हो भारत सरकार का, भारत रत्न हो, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जितने भी भारत सरकार के पुरस्कार हैं वो सब राष्ट्रपति द्वारा ही दिए जाते हैं। यही नहीं, अगर आप देखेंगे कोई सिविल सर्वेंट, कोई आईएएस अफसर बनता है, तो उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है, जो उसके घर एक पेपर लेटर आएगा कि भाई हम आपको नियुक्त कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र है, वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही आता है। क्योंकि देखिए, भारतीय सरकार जो है, सरकार के मुखिया एक तरीके से हैं, वो राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के नाम पर ही सरकार चलती है। कभी आप राष्ट्रपति को भाषण देते हुए सुनेंगे तो वो यही कहती हैं, मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने वो किया। वो ये नहीं कहते कि भाई बीजेपी सरकार ने ये किया, मोदी सरकार ने किया। वो कहती है मेरी सरकार ने ये किया, क्योंकि माना जाता है राष्ट्रपति के नाम पर ही सरकार चल रही है, राष्ट्रपति के नाम से ही सारे पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं। जवाब आपका हो जाता है 15 का सी, भारत के राष्ट्रपति। 16 नंबर पर आए। नोबेल प्राइज निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी क्षेत्रों में दिया जाता है? मतलब ये कह रहे हैं इनमें से किस चीज में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, बहुत जरूरी है। पढ़िए और बताइए। चलिए पढ़िए, चारों ऑप्शन देखिए क्या सही है क्या गलत है। याद रखिए, पूछ रहे किसमें नहीं मिलता है, ठीक है? फिजिक्स में नहीं मिलता है, या भौतिकी में नहीं मिलता है, रसायन विज्ञान में नहीं मिलता है, क्या साहित्य में नहीं मिलता है, या फिर गणित में नहीं मिलता है? किसमें नहीं मिलता है? गणित में नहीं मिलता है। गणित या मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं मिलता है, इसमें एक
दूसरा एक अवार्ड होता है, एक दूसरा यहाँ पे पुरस्कार होता है, इसको फील्ड्स मेडल कहते हैं, याद रखिएगा। एक फील्ड्स मेडल नाम से होता है, वो मैथ्स में या गणित में मिलता है, बाकी सब में इसमें नोबेल प्राइज मिलता है। आगे आइए, अर्जुन पुरस्कार इसमें से किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार शिक्षा में मिलता है, खेल में, साहित्य में, पत्रकारिता में। बताइए भाई, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड जिसको बोलते हैं, वो किस में मिलता है? ये बहुत चर्चा में रहता है, कभी कभी जब खबर आती किसने जीता, सचिन तेंदुलकर ने जीता है, एम एस धोनी ने जीता है, विराट कोहली ने जीता है, तो ये कहाँ हो गया, किस में हो गया? खेल में मिलता है ये स्पोर्ट्स। अर्जुन पुरस्कार खेल की एक बहुत बड़ा एक पुरस्कार है। चलिए 18 नंबर, किसी भी परमाणु के निर्माण में कितने कण पाए जाते हैं? बताइए भाई, किसी भी परमाणु के निर्माण में कितने कण पाए जाते हैं? एटम में कितने कण हैं? 3 4 2 1 बताएं। बहुत बेसिक विज्ञान है, बेसिक साइंस, अगर आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में तो, कि भाई एक एटम में कितने कण हैं? क्या जवाब होगा? 3 है केवल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। 3 है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये है 3, इसका जवाब है 18 का। 19 नंबर पे आइए, निम्नलिखित कणों में से कौन से कारक से बने होते हैं? मतलब इनमें से कौन सा क्वार्क से बना होता है? बताइए भाई, फिर से साइंस का है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये दोनों, या फिर केवल प्रोटॉन? बताएं। क्वार्क, क्वार्क क्या है? एक कण, एटम से भी छोटा अगर आप जाएं तो उससे भी छोटा जो पार्टिकल होता है उसको क्वार्क कहते हैं। तो इनमें से क्या क्वार्क से बना होता है, वो ये पूछ रहे हैं। इसका जवाब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों इससे बने होते हैं, क्वार्क से। और बेसिक आपने साइंस से पढ़ा है, तो अंतर क्या है? प्रोटॉन में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? इनमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, ये बताना है आपको। 9.1 और 10 to the power minus 31, 9 10 to the power minus 30, 1.6 10 to the power minus 27 या 1.6 10 to the power minus 19, ये सब केजी में दिया हुआ है, याद रखिएगा। बताइए भाई, ये जो 3 आपके चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसमें से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वही सबसे हल्का भी होता है, ना के बराबर उसका वजन माना जाता है। तो ये कौन सा है, कितना द्रव्यमान होता है इसका? ये है 9.1 10 to the power minus 31, माइनस 31 की पावर 10 केजी। याद रखिएगा ये केजी में है, अगर ये ग्राम में हो जाएगा तो माइनस 28 पावर हो जाएगी। याद रखिएगा, ठीक है, कि किस पे आपको है, ग्राम पे है या फिर किलोग्राम पर है। आगे आइए, सवाल नंबर 21 पे, भौतिकी में यदि हम किसी वस्तु को लंबाई, द्रव्यमान या समय में मापते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पढ़िए, इफ वी मेजर एन ऑब्जेक्ट इन लेंथ, मास और टाइम, तो वो क्या कहलाएगा? पढ़िए ध्यान से, क्या हो सकता है? भौतिक राशि, आदिश राशि, मापने वाला टेप, या सदिश राशि? सोचिए, जब हम किसी चीज की लंबाई, द्रव्यमान, समय में मापते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी, इस कैटेगरी में ये आता है, इसकी लंबाई, द्रव्यमान या समय में हम मापते हैं।
ये हो गया आपका 21 नंबर का सवाल का जवाब ए। 22 भाई, यदि बल में दिशा होती है तो इसे सदिश राशि बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? अगर बल में दिशा होती है तो सदिश राशि बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? मतलब फोर्स में अगर डायरेक्शन है तो हमें वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मात्रा, तल, परिमाण या फिर आयाम? बताएं। अगर हमें सदिश बनाना है तो किसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है? हमें पड़ने वाली जरूरत परिमाण की, मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड मतलब कि कितना कितना फोर्स है। देखिए, आपने कहीं पे जोर लगाया, फोर्स लगाया, उसका डायरेक्शन है इतना काफी नहीं है। अगर आपको उसको सदिश बनाना है तो कितना फोर्स है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, कितना ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है, वो भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसीलिए इसका जवाब आपका हो जाएगा परिमाण। ठीक है, आगे चलते हैं 23 नंबर पर। यदि किसी राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए भाई। अगर किसी राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? 23 नंबर का सवाल है आपका ये। टेंसर राशि, अदिश राशि, सदिश राशि या द्रव्यमान? दिशा और परिमाण दोनों होते। देखिए, जब आपकी किसी भी राशि में दिशा होती है, दिशा होती है मतलब कि आप मानिए कोई फोर्स लगा रहे हैं, वो किस दिशा में लगा रहे हैं ये अगर बताया गया है तो वो सदिश राशि हो जाती है, जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जिसमें एक दिशा है, जिसमें डायरेक्शन दिया गया है, वो सदिश या फिर वेक्टर क्वांटिटी कहलाया जाएगा। अगला नंबर 24, निम्नलिखित में से किसको जड़त्व के नियम के कारण एक काल्पनिक बल के रूप में माना जाता है? बताइए। जो जड़त्व होता है, इनर्शिया होता है, उसके कारण इसे काल्पनिक बल माना जाता है। ये क्या है? बताइए। अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, वृत्तीय गति या इनमें से कोई नहीं? बताएं। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल। देखिए, अपकेंद्रीय मतलब है जो केंद्र से अलग लग रहा है, जो आपको बीच में ना जाके आपको बीच से हटने के लिए आपको मजबूर कर रहा है कि भाई आप मानिए कोई चीज घूम रही है तो एक बल लगता है कि आपको जो उसका सेंटर है, जो उसका मध्य है, वहां पे खींचता है। लेकिन एक बल लगता है जो उसके विरुद्ध भी जा रहा है, जो उसके आपको उससे बाहर खींच रहा है। ये कौन सा बल है? ये अपकेंद्रीय बल है, ए। अब केंद्रीय बल की श्रेणी में ये आता है जो आपको बाहर की तरफ खींचता है, ना कि अंदर की तरफ। तो आपका जवाब 24 का हो जाएगा यहां पर ए। अगला 25 नंबर पर आइए। 25 नंबर पर आइए। यदि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह डैश जाता है। जब ये पारदर्शी होता है तो क्या ये वक्र रेखा, सीधा, तरंगित रेखा या सभी? बताइए। प्रकाश क्या करता है जब वह किसी भी पारदर्शी माध्यम से जाता है? इसका मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं ये सवाल करने का। देखो, आप ये देखो, जो फिल इन द ब्लैंक है, इस ब्लैंक में क्या अगर हम इस शब्द पूरा रख देंगे तो क्या ये सही वाक्य बनता है? तो वह वक्र रेखा जाता है। भाई, वक्र रेखा जाता है तो कोई वाक्य नहीं हुआ। तरंगित रेखा जाता है, ये भी कोई वाक्य नहीं हुआ। वह सीधा जाता है, तो ये देखो वाक्य हो गया ना पूरा। अब आप ये देखो, ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हो कि भाई मुझे नहीं पता कि ये मुड़ता है या सीधा जाता है या पलट जाता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर मैं वो शब्द को इसमें लिख दूं एक वाक्य पूरा करने के लिए, तो उतना काफी होगा। उतने से ही मैं सब पता लग सकता है कि भाई वाक्य कैसे पूरा हो रहा है।
तो सीधा शब्द जब लगाऊंगा तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा। तो जवाब आपका है 25 का बी। ठीक है, 26 पे आइए। प्रकाश की कितनी प्रकृति का अनुसरण करता है और प्रकाश की प्रकृति का क्या नाम है? बताइए, सोचिए और बताइए। प्रकाश की कितनी प्रकृति का अनुसरण करता है और प्रकाश की प्रकृति का क्या नाम है? कण, इलेक्ट्रॉन, तरंग या फिर कण और तरंग? देखिए, इस पे बहुत ज्यादा जांच हो चुकी है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के इस पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, शोध किया गया है कि जो प्रकाश है वो किस श्रेणी में आएगा। क्या वो कण है, दाने दाने हैं, या फिर वो कण नहीं है, वो एक तरंग की तरह है? तो भाई जब इतना ज्यादा शोध हुआ कि भाई जो हमारे जो मान लीजिए हमारे ये हैं प्रकाश है, अगर आप ऐसे मान के चलो, अगर मैं एक यहाँ पे दीवार लगा दूं और लाइट इसके पीछे दिलाऊं, तो क्या वो सारी लाइट रोक लेगा दीवार? नहीं, लाइट थोड़ी यहां से आएगी, थोड़ी यहां से आएगी, तो वो तरंग के रूप में नहीं जा रहा, वो ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है। तो असल में जो लाइट है या जो प्रकाश है उसकी प्रकृति दोनों है, कण और तरंग। यही जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका जो मानना है वो ये है कि जो एक प्रकाश की प्रकृति है ये दोनों है, कण और तरंग दोनों की श्रेणी में ही आते हैं। 27 नंबर आइए। हमारी आंखों का कौन सा भाग आने वाले प्रकाश को अपवर्तित करने का कार्य करता है और यह सामने की परत भी है? आंखों के बारे में सवाल है। आइरिस, कॉर्निया, श्वेत पटल या फिर लेंस? हमारी आंखों का कौन सा भाग प्रकाश को अपवर्तित करने का कार्य करता है और सामने की परत भी यही है, इसीलिए वो ये काम करता है? जिसका जवाब है कॉर्निया। कॉर्निया हमारी आंख का वो हिस्सा है जो कि ऐसे आने वाली जो हमारी लाइट है उसको थोड़ा बहुत अपवर्तित करता है। अगला आइए 28 नंबर। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में, जिसमें दूर की वस्तुएं हम नहीं देख सकते, इस स्थिति में हमारी आंखों में प्रकाश की किरणें किसके सामने केंद्रित होती हैं? मायोपिया में निकट दृष्टि दोष मतलब जब हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, ऐसे में हमारी आंखों में प्रकाश की किरणें किसके सामने केंद्रित होती हैं? पुतली के सामने, जलीय द्रव के सामने, रेटिना के सामने या फिर कॉर्निया के सामने? कहां पर होती हैं? रेटिना के सामने। रेटिना वो हिस्सा है जहां पर इस स्थिति में आंखों के प्रकाश की जो किरणें हैं वो वहां पर केंद्रित होती हैं, रेटिना। 29 नंबर पर आइए। अगर हमारी छवि 2f² पर वस्तु के समान, वास्तविक और उल्टी बननी है, तो इस स्थिति में हमें अपनी वस्तु कहां रखनी चाहिए? एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। आपने अगर थोड़ा बहुत भौतिक में पढ़ा है वो लेंस के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, एफ को फोकल लेंथ कहते हैं। अगर हमारी छवि 2f² पर वस्तु के समान, वास्तविक और उल्टी बननी है तो हमें इस स्थिति में अपनी वस्तु कहां रखनी चाहिए? अनंत पर रखनी चाहिए। अनंत पर कैसे रखेंगे भाई किसी वस्तु को? वस्तु 2f² के पीछे रखनी चाहिए, 2f1 पर रखनी चाहिए या फिर f1 पर रखनी चाहिए। f फोकल लेंथ होता है। अगर हमें 2f² पर वस्तु के समान बननी है, उल्टी बननी है, तो हमें 2f1 पर रखनी चाहिए। दो फोकल लेंथ होती है, एक f1 कहलाती है, f2 कहलाती है। तो जो 2f2 पर बन रहा है तो 2f1 पर हमें रखना चाहिए। जवाब इसका हो जाएगा सी, 29 का। आगे चलिए 30 नंबर पर। अवतल लेंस में अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो प्रकाश की किरणें लेंस पर कैसे आती हैं? अवतल लेंस में यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो प्रकाश की किरणें लेंस पर कैसे आती हैं? मुख्य अक्ष पर, प्रकाशीय केंद्र पर, केंद्रीय अक्ष पर या फिर मुख्य अक्ष के समांतर? फिर से लेंस का क्वेश्चन है ये।
ये अगर अवतल लेंस में है, अवतल लेंस की बात हो रही है और हम लोग अनंत पर रख रहे हैं, तो ये जो वस्तु की किरणें हैं ये आएंगी मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष पर ये आएंगी। जवाब आपका हो जाएगा ए। ये कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, मुख्य अक्ष पर ही आएगा। फिर से अवतल लेंस की बात हो रही है, 31 नंबर पे आइए। अवतल लेंस में जब प्रकाश गुजरता है तब वह लेंस के किस भाग में जाता है? लेंस के मध्य बिंदु पर, ऑप्टिकल लेंस पर, फोकल लंबाई पर या फिर फोकल बिंदु पर? बताइए। अवतल लेंस में, अवतल लेंस की बात हो रही है, प्रकाश गुजरता है तो लेंस के किस भाग में जाता है? वो लेंस के मध्य बिंदु पर जाके रुकता है। मध्य बिंदु पर आपको ये दिखेगा, वहां पे जाकर के ये रुकता है। नेक्स्ट 32 नंबर पर आते हैं। किस गति में वस्तुएं एक निश्चित बिंदु के साथ आगे पीछे चलती हैं? किस गति में वस्तुएं निश्चित बिंदु के साथ आगे पीछे चलती हैं? घूर्णन गति, वक्र केंद्रीय गति, रेखीय गति या फिर दोलनी गति? बताइए। बहुत आसान है, टू एंड फ्रो आगे भी चलना, मतलब ऐसे घड़ी का, वो कहते हैं ना पेंडुलम चलता है, घड़ी का जो घंटा है वो ऐसे ऐसे चलता है, इसको क्या बोलते हैं? बताइए कौन सी गति है ये है डोलनी गति। वो डोलता है, यही तो होता है, वो डोल रहा है, यहां से वहां जा रहा है। घड़ी का जो आपका पूरा कांटा, जो कांटा नहीं, जो घड़ी का जो घंटा होता है ऐसे ऐसे आता है, ऑक्सीलेशन इसको बोलते हैं, वो डोलनी गति में है। 33 नंबर पे आइए। वह कौन सा मामला है जिसमें वेग वस्तु की अपनी स्थिति को गति और डैश के साथ बदलता है? बताएं। विस्थापन, दिशा, दूरी, त्वरण? कौन सा मामला है जिसमें वेग वस्तु की अपनी स्थिति को गति और डैश के साथ बदलता है? किसके साथ बदलता है? दिशा, दिशा के साथ बदलता है। Which is the case in velocity changes with objects on position, speed and direction. मैंने पहले भी कहा था, जब वेग वस्तु की बात है तो वो दिशा होनी चाहिए वहां पर, इसलिए जवाब इसका दिशा है। सवाल नंबर 34 पर आइए। त्वरण समय के सापेक्ष वेग के परिवर्तन की दर है, इसका एसआई मात्रक क्या है? बताइए। मतलब कि एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक, यूनिट कैसे नापेंगे एक्सेलरेशन को? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते हैं, मीटर पर स्क्वायर में नापते हैं, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर में नापते हैं, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर में नापते हैं? बहुत आसान है। एक्सेलरेशन जब आप नापते हैं किसी का, कैसे नापते हैं? आप त्वरण समय के सापेक्ष में वेग की परिवर्तन की दर होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड हो गई आपकी स्पीड, और उसके ऊपर फिर से पर टाइम कर लीजिए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है। 35 नंबर पर आइए। गति के द्वितीय समीकरण की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं और द्वितीय गति समीकरण का सूत्र क्या है? फिर से पढ़ लिए। गति के द्वितीय समीकरण की सहायता से हम क्या प्राप्त करते हैं? देखिए, गति के 3 समीकरण है, आपको पता होंगे, तीनों आपको पता होने चाहिए। द्वितीय के बारे में पूछ रहे हैं जो दूसरा वाला है, और द्वितीय गति के समीकरण का सूत्र क्या है? आपके सामने फॉर्मूला है, त्वरण S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, विस्थापन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशंस सेम है, ये बस जो वैल्यू नापते हैं वो अलग अलग है। फिर चाल S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताइए भाई कौन सा है सेकंड इक्वेशन? जो दूसरा इक्वेशन है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? वो ये है, विस्थापन नापते हैं। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हम नाप रहे हैं। डिस्टेंस S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 35 का जवाब बी होगा। जो हमारा दूसरा समीकरण है, उससे हमें विस्थापन के बारे में पता चलता है। सवाल नंबर 36 पर आइए, पढ़िए। कौन सा नियम आदर्श गैस के संदर्भ में दाब और आयतन के बीच संबंध बताता है?
बताइए किसके बीच के संबंध की बात हो रही है? दाब और आयतन के बीच के संबंध की बात हो रही है। कौन सा नियम बताता है? बॉयल का नियम, गेल-ल्यूसाक का नियम, अवोगाड्रो का नियम या फिर चार्ल्स का नियम? बताइए। नोबल गैस की बात हो रही है, आदर्श गैस जो होती है। जवाब क्या है? बॉयल्स का नियम। ये जो बॉयल्स हैं उनका नियम है जो कि बताता है दाब और आयतन के बीच का क्या संबंध होगा। आगे आइए 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदर्श गैस के लिए एवोगैड्रो के नियम के अनुसार सही है? तापमान और आयतन स्थिर रहेगा, केवल दबाव स्थिर, स्थिर तापमान पर द्रव्यमान निश्चित है या दबाव और तापमान किसी मान पर स्थिर है? बताइए। अवोगाड्रो का जो नियम है एक आदर्श गैस के लिए, उसमें क्या बताया जाता है? वो क्या कहता है? किसके बारे में है? क्या वो दबाव के बारे में है, तापमान के बारे में है, आयतन के बारे में है, किस चीज के बारे में वो है? बताएं। जवाब आपका है कि जो अवोगाड्रो का नियम है वो बताता है कि दबाव और तापमान किसी भी मान पर स्थिर रहते हैं। याद रखिएगा, ये अवोगाड्रो कानून है और दूसरा अवोगाड्रो का नियम है। दूसरा, ये केवल एक आदर्श गैस के लिए है, ये हर एक चीज या हर एक गैस पे लागू नहीं होगा। ये केवल आदर्श गैस के लिए है कि जो आदर्श गैस होती है उनका किसी भी मान पर दबाव और तापमान स्थिर रहते हैं। किसी भी दबाव और तापमान पर मान स्थिर रहेगा। चलिए 38 नंबर, फिर से हम लोग आदर्श गैस पर ही हैं। 38 नंबर का सवाल है आपके सामने। आदर्श गैस समीकरण का पालन करने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग किया जाता है? PV इज इक्वल टू nRT, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। आदर्श गैस के बारे में है, विच फॉर्मूला इज यूज्ड, इनका कौन सा फॉर्मूला है? चलिए बताइए। PV इज इक्वल टू nRT ये फॉर्मूला है, या फिर P1 V1 P2 V2 के बारे में है? याद रखिए ये फिर से आदर्श गैस, आइडियल गैस के बारे में ही सवाल है। जवाब आपका क्या होगा? जवाब आपका है PVnRT के बराबर आता है। आइडियल गैस, आदर्श गैस का ये फॉर्मूला है, PV इज इक्वल टू nRT। अगला आइए 39 नंबर पर। ऊष्मागतिकी के कौन से नियम के अनुसार किसी भी रूप की ऊर्जा का सृजन या विनाश नहीं किया जा सकता है? बहुत बेसिक भौतिकी अगर आपने पढ़ी आपको पता होगा। पहला, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। दूसरा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तीसरा, शून्यवा नियम। या फिर चौथा, उनमें से सभी के सभी। बताइए कौन सा नियम है? शून्य, प्रथम या द्वितीय, कौन से नियम में कहा जाता है कि भाई किसी भी रूप की ऊर्जा का सृजन या विनाश नहीं किया जा सकता, उसका बस रूप बदला जा सकता है? बताइए। ये है प्रथम नियम। जो पहला नियम है ऊष्मागतिकी का, उसमें यह कहा गया है कि भाई किसी भी तरीके से आप ऊर्जा का सृजन या फिर विनाश नहीं कर सकते, केवल आप उसका रूप बदल सकते हैं। अगला नंबर 40। कौन सा ऊष्मागतिकी का नियम बताता है कि प्रणाली की एंट्रोपी बढ़ेगी या स्थिर रहेगी लेकिन घट नहीं सकती है? बताएं भाई। फिर से ऊष्मागतिकी के बारे में है। पहला नियम क्या था ये तो हमने अभी भी पढ़ लिया, तो पहला तो हटा ही दीजिए आप। पहला तो नहीं हो सकता कि पहले नियम में तो यही था कि भाई ऊर्जा का सृजन या विनाश नहीं होगा। तो कौन सा है जो कहता है एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी या फिर स्थिर रहेगी लेकिन वो कम नहीं हो सकती है? बताएं। पहला नियम, दूसरा नियम, शून्यवा नियम या फिर तृतीय नियम? कौन सा वो नियम है? पहला हो गया है एंट्रोपी बढ़ेगी या फिर स्थिर रहेगी,
ये आपका कहा गया है दूसरे नियम में। जो द्वितीय नियम है आपका ऊष्मागतिकी का, उसके हिसाब से एंट्रोपी बढ़ेगी, अस्थिर रहेगी, लेकिन वो कम नहीं हो सकती है। अगला 41 पे आइए। ऊष्मागतिकी के केल्विन प्लैंक कथन क्या है? ऊष्मागतिकी के केल्विन प्लैंक कथन क्या है? पहला पढ़िए। हम एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जो प्राप्त होने वाली सारी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे, बिना किसी ऊष्मा को ठंडी जगह पर व्यर्थ किए। दूसरा, हम एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जो प्राप्त होने वाली सारी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे, बिना किसी ऊष्मा को ठंडी जगह पर व्यर्थ होए, मतलब ये उल्टा है। तीसरा, नहीं पहला दूसरा एक ही है क्या? हाँ, तीसरा आते हैं, हम एक ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो प्राप्त होने वाली सारी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे, बिना किसी ऊष्मा को ठंडी जगह पर व्यर्थ किए। और चौथा, बाहरी कार्य के लिए बिना ठंडी वस्तुओं से गर्म वस्तुओं की ओर ऊष्मा का प्रवाह संभव नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा है जो कि केल्विन प्लैंक का कथन है? जवाब इसका, ध्यान से पढ़िएगा, जवाब इसका है सी। ध्यान से पढ़िए क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी मशीन बनाना संभव ही नहीं है जो प्राप्त होने वाली सारी की सारी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे, बिना ऊष्मा को ठंडी जगह पर व्यर्थ किए। कुछ ना कुछ ऊष्मा ठंडी जगह पर व्यर्थ होगी ही होगी। आप सारी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपकी व्यर्थ होगी ही होगी। 42 नंबर पर आइए। माइक्रोफोन के माध्यम से कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? माइक्रोफोन या माइक जिसे आप बोलते हैं, उसके बारे में है। देखिए हमने पढ़ा बार बार, आपको पता भी है, ऊर्जा का सृजन या विनाश नहीं हो सकता, ऊर्जा का केवल रूप आप बदल सकते हैं। तो माइक्रोफोन जो होता है, माइक होता है जिससे आप बोलते हैं, वो भी आप ऊर्जा ही बदल रहे हैं। तो माइक से वो कह रहे हैं कौन सी ऊर्जा है इसका विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, वही नाभिकीय कहां से आ जाएगी इसमें, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, या फिर रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का भी कोई काम नहीं है यहाँ पे। माइक में क्या हो रहा है, आप ध्वनि ऊर्जा लगा रहे हैं, तो ध्वनि ऊर्जा इसका जवाब है। माइक यही तो होगा ना भाई, आप एक बोलते हैं फिर बोल के आवाज दूसरी तरफ जाती है, तो माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का काम है। यूपी का अगला सवाल है, यूपी से हम लोग फिर दोबारा वापस आते हैं। निम्नलिखित में से यूपी के बांदा जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? मैंने आपको पहले भी कहा था पहले सवाल में कि यूपी में बहुत सारे खनिज नहीं होते हैं, वैसे भी हम लोग ज्यादातर खेती कृषि इन पर ही ध्यान देते हैं, तो जहां जहां पे कुछ भी खनिज है वो हमें बहुत ध्यान से देखना है। क्या है? पहला, हीरा और बॉक्साइट पाए जाते हैं, पोटाश लवण, ग्रेनाइट और डोलोमाइट, या कोयला और तांबा। ये बात हो रही है यूपी के बांदा जिले के बारे में कि कहां क्या क्या मिलता है। देखिए यूपी में कोयला आमतौर पे नहीं मिलता है, क्योंकि कोयला मिलता है हमारा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन जगह पर। यूपी में कोयला इतना नहीं मिलता है। जवाब आपका हमारा है डी, हीरा, बॉक्साइट, पोटाश लवण, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, ये सब पाया जाता है बांदा जिले में। हमने पहला जो सवाल पढ़ा था, आपको फिर से याद दिला दूं, पहला सवाल ये था कि यूपी कौन से जिले में बॉक्साइट काफी मात्रा में पाया जाता है, वो ललितपुर था, याद रखिएगा। और बांदा में भी काफी हमें खनिज मिलते हैं। 44 नंबर पे आइए। उत्तर प्रदेश को भारत में किस फसल उत्पादन के लिए पहला स्थान प्राप्त है? बताइए। बाजरा, गेहूं, गन्ना, चावल। देखिए उत्तर प्रदेश की जो कृषि व्यवस्था है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, उससे कई सवाल आते हैं। कौन से फसल उत्पादन के लिए यूपी सबसे ज्यादा जाना जाता है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे उगता है, वो है गन्ना, शुगर केन। इसको लेके बहुत सारी चर्चा होती है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं। गन्ना क्योंकि बहुत ज्यादा पानी मांगता है, यूपी क्या ज्यादातर राज्य हमारे जो हैं वहां पे पानी की समस्या चलती है, बहुत ज्यादा हम लोग पानी निकालते हैं, ग्राउंड वाटर निकालते हैं, तो वो
बहुत ज्यादा इसके बारे में कहा जाता है भाई हमें ये सब नहीं उगाना चाहिए, वैसे भी लोग अब चीनी कम खाना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो किसान भाई हैं जो गन्ना उगाते हैं उन्हें आप एकदम से नहीं कह सकते गन्ना मत उगाओ, कहीं और जाओ। तो सरकार को कोई ना कोई दूसरा विकल्प सामने लाना पड़ेगा। खैर, जवाब इसका है गन्ना। 45 नंबर पर आइए। सोनभद्र जिले में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? सोनभद्र में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? तांबा, जस्ता, कोयला, ग्रेफाइट। सबसे ज्यादा सोनभद्र में पाया जाता है कोयला, कोल। इसीलिए आप सोनभद्र में देखेंगे बड़े बड़े पावर प्लांट भी लगे हुए हैं। तो सोनभद्र बहुत जरूरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जिला है यूपी का, यूपी के बॉर्डर पर आता है, कई सारे राज्यों से सीमा मिलती है इसकी। कोयला सोनभद्र में काफी पाया जाता है। 46 नंबर पर आइए। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना, झेलम, गंगा, गोमती। बताइए भाई, गोमती नदी गोमती की तो सहायक नहीं हो सकती है, तो गोमती किसकी सहायक है? गोमती गंगा नदी की सहायक मानी जाती है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। 47, किस साल उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई? निम्नलिखित विकल्पों में से बताओ। बताइए भाई, उत्तर प्रदेश की स्थापना का साल बताइए। 47, 48, 49 या फिर 50? बताइए। उत्तर प्रदेश की स्थापना के बारे में हमको पता होना चाहिए, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है भी पता होना चाहिए। यूपी की स्थापना 1950 में हुई थी, 1950 का साल माना जाता है। 47 नंबर का सवाल जवाब है आपका 1950। 48 आइए। यूपी का शहर आगरा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत आसान सवाल है आगरा के बारे में। यमुना, बेतवा, झेलम या इनमें से कोई नहीं। बताइए, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? पता होगा आपको, सबने पढ़ा है, वो नदी फिर दिल्ली भी आती है। कौन सी नदी है? यमुना नदी। आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। 49, किस जनगणना वर्ष भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य यूपी बना? बताइए। जनगणना हर 10 साल में एक बार होती है, अभी 2021 की नहीं हुई है, हालांकि उससे हर 10 साल में एक बार होती है। कौन सी जनगणना में यूपी सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बन के उभरा? 2001 में, 2011 में, 1992 में या फिर 2021 में? बताइए। 2010, 2001, 11, 92 या 21? जवाब है 2011। 2011 में यूपी सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बन करके उभरा है। जवाब इसका है बी। 50, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग किसका पालन करता है? बताइए। मैंने आपको पहले भी कहा था, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है राज्य पे भी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है। क्या वो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर मानता है? क्या वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को मानता है? भारतीय दंड संहिता को मानता है या भारत के संविधान को मानता है? देखिए, भारत के संविधान को सब मानेंगे ही मानेंगे, वो जवाब नहीं है। जवाब ये है कि भाई ये जो कमीशन है, ये जो हमारा राज्य का मानवाधिकार आयोग है, ये किसका पालन करता है, किस कानून के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी, ये सोच लीजिए। जिस कानून के अंतर्गत बनाया गया था उसी कानून को मानेंगे। वो कानून है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बनाया गया, राज्य का मानवाधिकार आयोग भी बनाया गया। जवाब आपका इसका है बी। 50 सवाल मतलब हमारे हो चुके हैं, आधे पेपर में मार चुके हैं। अगला देखिए, भारत में हम मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस के बारे में बात हो रही है। 9 जनवरी, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 10 जनवरी। मानवाधिकार दिवस सोचिए कब मनाया होगा। ये उसी कानून से जुड़ा हुआ है, जब कानून पास हुआ था उसी को हम लोग मनाते हैं। क्या हो सकता है? जवाब है इसका 10 दिसंबर। तारीखों वाले सवाल के बारे में पहले भी कह चुका हूं, तारीखों वाले सवाल में थोड़ा ये दिक्कत है कि आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप इसमें कोई तुक्का नहीं लगा सकते हैं। इसमें कोई भी सोच के कि अरे ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा, आपको तारीख पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ये हमारा था सवाल नंबर 51। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 52। आप सबके सामने पढ़ लीजिए।
आतंकवाद से निपटने के लिए एटीएस की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? एटीएस मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एटीएस अलग राज्यों ने बनाया है। याद रखिएगा, पुलिस व्यवस्था राज्य के अंतर्गत आती है, तो इस टाइप की चीजें अपने अपने राज्य बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश ने एटीएस बनाया था, वो किस समय, किस महीने का बनाया हुआ है, ये सवाल है। पहला 2007, 2006, 2000 या 1997? बताइए, एटीएस की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ये जो साल वाले सवाल होते हैं, इनमें भी थोड़ी परेशानी यही है कि या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है, इसमें तुक्का आप कुछ लगा नहीं सकते हैं। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। 53 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 1 लाख लोगों के लिए कितने पुलिसकर्मी नियुक्त किए जाने चाहिए? बताइए भाई, 1 लाख लोगों के लिए कितने पुलिसकर्मी होने चाहिए किसी भी देश में? किसी भारत का नहीं है, किसी भी देश में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या बताया है? 222 होने चाहिए, 111 होने चाहिए, 110 होने चाहिए या फिर 150 होने चाहिए? लगभग है ये सब, लगभग कितने हर 1 लाख के लिए? अब देखिए, भारत या ज्यादातर देश उस जो हमें बताया गया इतने होने चाहिए उससे कम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। जैसे WHO ने ये बताया है कि भाई कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने हॉस्पिटल बेड होने चाहिए वगैरह। पुलिस वाले कितने होने चाहिए 1 लाख के लिए? लगभग लगभग 222 का आंकड़ा दिया गया है। सर्च करिए इस समय कि कितने हैं भारत में और यूपी में, दोनों को बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि उत्तर प्रदेश में हर 1 लाख निवासियों के लिए कितने पुलिस वाले हैं, और भारत का बताइए कि भारत में 1 लाख लोगों के लिए कितने पुलिस वाले अभी हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 54 नंबर पे आइए। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली केंद्रीय जेल किस वर्ष और किस जगह स्थापित की गई थी? 1846 बरेली में, 1846 आगरा, कानपुर या भदोही में? आपको बताना है केंद्रीय जेल। देखिए, जेल 2 तरीके की होती है, एक तो केंद्रीय जेल होती है और राज्य की जेल होती है। ये केंद्रीय जेल की बात है, जो आपने मशहूर नाम सुने होंगे तिहाड़ वगैरह, वो सब केंद्रीय जेल आते हैं। बताइए, 1846 तो सबका सेम है, तो हुई तभी थी। आगरा, बरेली, कानपुर, भदोही कहां हुई थी सबसे पहली? आगरा इसका जवाब है। आगरा में सबसे पहली उत्तर प्रदेश की केंद्रीय जेल आगरा में आई थी 1846 में। 55 नंबर, भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 द्वारा परिभाषित किया गया है। पुलिस का कर्तव्य अपराधियों को गिरफ्तार करना, आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल करना या उपयुक्त सभी? बताइए, भारतीय पुलिस अधिनियम में इसमें से किस किस बारे में बातचीत है? अब आप खुद सोचिए कि भाई पुलिस का कानून है, पुलिस अधिनियम है, तो पुलिस के जो कार्य होंगे, जो कामकाज होंगे, वो ज्यादातर सभी कुछ परिभाषित होंगे ही उसमें। पुलिस ड्यूटी, जी हाँ, उसके बारे में भी है। अपराधी गिरफ्तार करने के बारे में भी है, कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, क्या आपको नियम कानून ध्यान में रखना है, आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल करने के लिए, इन सभी के बारे में है। तो डी इसका जवाब है। सभी चीजें ये भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में दी हुई हैं। 56 नंबर, भारत में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य चौथे सबसे बड़े राज्य का दर्जा रखता है? चौथा सबसे बड़ा राज्य, देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? देखिए, अच्छी आपको तैयारी करते हुए मैं ये सुझाव देता हूं, पहले 5 सबसे बड़े राज्यों के नाम क्षेत्रफल के अनुसार और आबादी के अनुसार आपको रटने होने चाहिए। पहले 5 कौन कौन से हैं? अब कौन कौन से बड़े राज्यों के नाम आते हैं? आप देखो, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब, बिहार, ये सब बड़े राज्यों की श्रेणी में आते हैं। तो बताना है चौथा सबसे बड़ा राज्य, और ये चौथा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार बोल रहे हैं, कौन सा है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। हमारा अपना उत्तर प्रदेश है चौथा सबसे बड़ा राज्य। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे ऊपर कौन कौन से 3 आते हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, दूसरा, तीसरा कौन कौन सा है, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। 57 नंबर पे आइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? और यही बता दिएगा भाई किसने की थी, ये भी पता होना चाहिए वैसे तो।
1915, 1916, 1920, 1914 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU उसको बोलते हैं, स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, महामना इनको कहते हैं। और कब की थी? 1916 में हुआ था। 1916 इसका बी सही जवाब है। 58 पे आइए, भारत में किस पुलिस प्रशासन की स्थापना का किसे पुलिस प्रशासन की स्थापना का जनक माना जाता है? लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड रिपन को? बताइए। पुलिस प्रशासन की बात है, पुलिस प्रशासन किसको इसका जनक कहा जाता है? मतलब जो सुप्रिटेंडेंट है, SP हैं, इन सब की रैंक कौन लेकर के आए थे? कर्जन, कॉर्नवालिस, रिपन? जवाब है कॉर्नवालिस। देखिए कॉर्नवालिस बड़े दिलचस्प हमारे यहाँ पे नियुक्त हुए थे। 2-3 बातें बड़ी अनोखी थी कॉर्नवालिस के बारे में। कॉर्नवालिस से पहले जो लोग गवर्नर जनरल बन के आ रहे थे भारत में, वो असल में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। आम लोग, आम घराने से आते थे, कोई राजा महाराजा नहीं थे। तो उस समय भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी आता था, करोड़ों रुपया भारत से लेके जाता था, लूट के जाता था भारत को। फिर ये माना गया कि क्यों ना हम एक ऐसा तरीका अपनाएं कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने आप में समृद्ध है, पैसा कमाता है, क्यों ना ऐसे व्यक्ति को हम लोग लेकर के आए, ऐसे व्यक्ति को हम लोग यहाँ पे नौकरी दें, ताकि वो भ्रष्टाचार ना करे। उसने खुद इतना पैसा देखा है कि उसे अब ये सब पैसे का कोई प्रॉब्लम ना हो, या उसे भ्रष्टाचार में नहीं पड़ना है, सम्मिलित नहीं होना हो। ऐसे में कॉर्नवालिस को लेके आया गया। कॉर्नवालिस जो वहां के राज परिवार है, शाही परिवार के जानने वाले थे, हमेशा से ही बहुत जाने माने, बहुत पैसे वाले थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे उसमें से बहुत लोगों की तनख्वाह, सैलरी बढ़ा दी एकदम से, ताकि वो भ्रष्टाचार ना करे। नया सिस्टम लेके आए और पुलिस प्रशासन की भी उन्होंने स्थापना की थी। इसलिए कॉर्नवालिस को ही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जनक कहा जाता है। 59 पे आइए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का कार्यालय कहां पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का कार्यालय कहां पर है? कानपुर, लखनऊ, उन्नाव या बांदा? अगर आप इन चारों में से किसी एक शहर में रहते हैं तो शायद आपको पता भी होगा इसका जवाब। इसका जवाब है लखनऊ, राजधानी में है ये। ज्यादातर जो ऐसे संस्थान हैं जिनका कार्यालय पूछा जाएगा, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो तुक्का लगाने के लिए राजधानी शहर की तुक्का लगाएंगे तो शायद बेहतर चांस है कि आपका जवाब ठीक होगा। 60 नंबर, किस अनुसंधान के लिए केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान को जाना जाता है? बताइए। हृदय आधारित अनुसंधान, पौधे पर आधारित अनुसंधान, तंत्रिका न्यूरॉन अनुसंधान या उपयुक्त सभी? बताइए। हृदय आधारित अनुसंधान, पौधे पर आधारित अनुसंधान। देखिए सवाल क्या था, किस अनुसंधान के लिए केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान को जाना जाता है? खुद देखिए नाम से ही पता चल रहा है, पौधा संस्थान तो भाई पौधों पर आधारित अनुसंधान की ही बात होगी, तो पौधों पर आधारित अनुसंधान के लिए ये जाना जाता है। जवाब 60 का बी है। आराम से आप तुक्का भी लगा सकते थे। 61 नंबर, किस वर्ष सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया था? आत्मनिर्भर भारत का ऐलान कब हुआ था? 2021, 19, 20, 22? सोचिए। देखिए थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि जब कोविड महामारी छाई थी पूरी दुनिया भर में, भारत में भी, उस समय बहुत सारे देश घुटनों पर आ गए थे, क्योंकि जो सामान वो लोग आयात करते थे चीन से या कहीं से भी आयात करते थे, उसमें एकदम से भारी कमी आ गई थी, लंबी लंबी कतारें लग रही थी, लाइनें लग रही थी। तो बहुत सारे देशों ने उस समय माना कि भाई हम लोग चीन पर जिस तरह निर्भर है, ये हमारी कमजोरी है और हमें कोशिश करनी चाहिए आगे ऐसी निर्भरता हमारी ना हो चीन पर। और बहुत सारे देशों ने इसके लिए कदम उठाना शुरू किए, भारत भी उसमें से एक था। तो जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का ऐलान है वो भी कुछ इसी पृष्ठभूमि के दौरान था।
1920 में ये हुआ था, और मानवीय 2020 में ये हमने ऐलान किया था। 62 नंबर वोकल फॉर लोकल किस अभियान के अंतर्गत आता है? वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि भाई अपनी जो लोकल चीज है हमारी, उसी को बढ़ चढ़ करके आप अपनाएं। स्किल इंडिया में आता है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया या आत्मनिर्भर भारत? वोकल फॉर लोकल किस अभियान के अंतर्गत आता है? जवाब होगा आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये आता है। 63 जीपीएस का आविष्कार किसने किया था? जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये सैटेलाइट के मदद से एक ऐसा सिस्टम है जिससे गूगल मैप या इस तरीके के अलग अलग जो एप्लीकेशंस हैं वो चलती हैं। देखिए, पहला है ब्रैडफोर्ड इवन ए गेटिंग, डॉक्टर ग्लैडिस डब्ल्यू और रॉजर एल ईस्टन। दूसरा है कार्ल बेंज, फिर है एडवर्ड जेनर, फिर है पॉल बर्ग। जीपीएस, देखिए कहा जाता है कि जीपीएस का जो आविष्कार है वो अमेरिका की सेना के लिए हुआ था। अमेरिका की जो सेना है उन्होंने किया था। अभी भी जीपीएस अमेरिका का ही एक सिस्टम है। बहुत सारे देश अब अपना अपना ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं। भारत में उसको नाविक कहते हैं। इसरो ने 8 सैटेलाइट भेजी हैं जिससे पूरे भारत में, भारत के लगभग 1500 किलोमीटर के एरिया में, क्षेत्रफल में आप सैटेलाइट से देख सकते हैं कौन कहां पर है, रास्तों का पता लगा सकते हैं। जीपीएस अमेरिका का है। रूस, यूरोप, जापान, चाइना, ये सब अपना अपना सिस्टम भी इस तरीके से चलाते हैं। 63 का आपका जवाब है ए। इन लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना, इसका आविष्कार किया था। 64 पे आइए। जी मार्कोनी का आविष्कार क्या है? जी मार्कोनी मतलब किस चीज के लिए मशहूर है, उन्होंने ऐसा क्या आविष्कार किया था? बल्ब, भाई बल्ब तो एडिसन ने किया था। रेडियो, टेलीफोन या फिर कंप्यूटर? देखिए ये जो है मैं आपको सारे लिख के बताता हूं, आपको याद रहेगा। बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बैगेज ने। और रेडियो का हमारा आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। तो ये जी मार्कोनी, रेडियो इसका जवाब है। 65 पर आइए। सीपीयू में पी का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन होती है। सीपीयू जिसको कि दिल और दिमाग कहा जाता है कंप्यूटर का। सीपीयू में क्या है, फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो पी का मतलब हो गया प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 65 का जवाब है आपका बी। ठीक है, अगला आइए 66। अनेक कार्यों को करने के लिए कौन से निर्देशों का समूह की आवश्यकता होती है? कंप्यूटर का ही यह सवाल है कि भाई अलग अलग आपको कार्य करवाने हैं, तो जो निर्देशों का समूह होता है वो क्या कहलाता है? क्या मॉनिटर कहलाता है? नहीं। देखिए, मॉनिटर तो आपकी जो स्क्रीन होती है वो है, जिसपे आप टाइप करते हो, कुछ आपको दिखता है सामने, वो मॉनिटर तो आपकी एक तरीके से स्क्रीन होती है। सीपीयू, ऐसा मैंने कहा, जो वो बड़ा सा डब्बा होता है उसको सीपीयू कहते हैं। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको रोम कहते हैं। सॉफ्टवेयर है जवाब इसका, जो निर्देशों का समूह है कि आप निर्देश दे रहे हैं ये करो, फिर वो करो, इसके बाद ये आप काम करिए, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जवाब आपका हो जाएगा इसमें बी। 67 पे आइए। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी 1942 में शुरू होती है और 1955 में समाप्त होती है? अलग अलग पीढ़ियां चली हैं कंप्यूटर की, जिसमें अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है। सबसे पहली जो पीढ़ी थी वो ही 1942 में शुरू हुई थी, जैसे मैंने चार्ल्स बैगेज का आपको नाम भी बताया। पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी, सबसे पहली पीढ़ी तब शुरू हुई थी 1967 में। जवाब आपका है सी। 1942 माफ कीजिएगा, सबसे पहली पीढ़ी शुरू हुई थी, सी इसका जवाब है।
68 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। स्मरण शक्ति, सटीकता, गति या भावनाएं। अब बताइए, आप सबने कंप्यूटर या मोबाइल सब इस्तेमाल किया है, बताइए भाई इसमें से क्या चीज कंप्यूटर में नहीं है या उसकी विशेषता नहीं है? क्या वो स्मरण शक्ति नहीं है? क्या वो याद नहीं कर सकता? भाई कंप्यूटर याद कर सकता है, बिल्कुल। क्या कंप्यूटर सटीक नहीं है? कंप्यूटर बिल्कुल सटीक है। क्या कंप्यूटर में गति नहीं है? गति भी है। भावनाएं, जी हाँ, कंप्यूटर में कोई भावनाएं नहीं होती। कंप्यूटर, मोबाइल या किसी मशीन में कोई भावनाएं नहीं होती हैं। जवाब आपका है डी, भावनाएं। 69 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है या कहलाया जाता है? मॉनिटर, जैसे मैंने कहा स्क्रीन होती है। हार्ड डिस्क, जहां पे आप जो भी जानकारी देंगे वो सब स्टोर होती है, आपकी फाइल्स वगैरह उसमें स्टोर होती हैं। मेमोरी या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन, जैसे मैंने पहले भी कहा। सीपीयू, जो काला सा डब्बा होता है स्क्रीन के नीचे, सीपीयू होता है, उसी को कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि उसी में सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसी में सब सॉफ्टवेयर वगैरह होता है। सीपीयू, डी इसका जवाब है। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है, डी। 70 नंबर, कंट्रोल सी का उपयोग क्या है? कंट्रोल सी से आप क्या करते हैं? अंगूठे से कंट्रोल दबाइए, फिर सी दबाइए। कंट्रोल सी मतलब कॉपी, और कंट्रोल वी मतलब हो जाता है पेस्ट। तो कॉपी होता है इससे, कॉपी। पेस्ट का होगा कंट्रोल वी, ठीक है। कंट्रोल एक्स का मतलब हो जाता है कट। GUI का पूरा नाम क्या है? जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फिर है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, और फिर है ग्लोबल यूजर इंटरैक्शन। बताइए GUI क्या होता है? GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब आप जब कोई स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन पे क्या बना आता है, किसी सॉफ्टवेयर पे क्या फोटो, क्या वीडियो बना आता है, आपको आंखों के सामने क्या दिख रहा है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाया जाता है। क्या रंग का इस्तेमाल होगा, कौन से बटन लगेंगे, किस बटन को दबाएंगे तो क्या होगा, ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आता है, बी इसका जवाब है। 72 नंबर पे आते हैं, लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेट, लोकल एक्सेस नेटवर्क, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। लैन का मतलब क्या है? आपने कई बार कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा, उसमें जो तार लगी होगी उसको हम बोलते हैं लैन केबल। वो लैन केबल है लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब अगर एक ही कमरे में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, आपको आपस में उन्हें जोड़ना है, कि बिना इंटरनेट के मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर कोई फाइल भेजना चाहता हूं, क्या ये हो सकता है? जी हाँ, ये हो सकता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल भेजने के लिए आप अगर दोनों को तार से जोड़ देंगे तो भी आप भेज सकते हैं। वो तार होता है लैन केबल, ग्रे रंग का, वो होता है लाइट ग्रे कलर का। आगे उसमें प्लास्टिक शीशा ऐसा होता है जो क्लिप करके लग जाता है, आपने देखा होगा, उसको लैन केबल कहते हैं। वो लैन है। ऐसे ही जो पूरा इंटरनेट होता है उसको WAN कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि उसके सहारे से आप अपने कंप्यूटर से दुनिया भर के किसी भी कोने में कोई फाइल भेज सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि भाई आप अपने बगल में, अपनी बिल्डिंग में जो कंप्यूटर उसमें भेज सकते हैं, और आपका जो वैन है वो इंटरनेट उसका उदाहरण है, वाइड एरिया नेटवर्क वो होता है। आंसर आपका हो जाएगा A, 72 का लोकल एरिया नेटवर्क। 73 पे आइए, इनमें से कौन सी पुस्तक संजीव जोशी की है? संजीव जोशी ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? संस्कृति के आयाम, एक समंदर मेरे अंदर, महाकविथाई, या फिर 4 स्टेट्स ऑफ डेस्टिनी। बताइए भाई, संजीव जोशी जाने माने लेखक हैं, उनकी पुस्तक कौन सी है? उसका नाम है एक समंदर मेरे अंदर। बहुत मशहूर किताब है, संजीव जोशी की लिखी हुई, याद रखिएगा। 74 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शुभ्रा गुप्ता द्वारा लिखी गई है? शुभ्रा गुप्ता ने इसमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? रोलर कोस्टर,
एन अफेयर विद बैंकिंग, द वर्ल्ड, अ फैमिली हिस्ट्री, अंबेडकर अ लाइफ, या इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। बताइए शुभ्रा गुप्ता ने इसमें से कौन सी लिखी है? शुभ्रा गुप्ता ने असल में लिखी है इरफान खान के ऊपर। इरफान खान अभिनेता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी पुस्तक लिखी गई है, इसमें है, इसका नाम है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। ये लिस्ट बना लीजिएगा, जो जरूरी जो मशहूर किताबें हैं उनके लेखकों के साथ ये चीजें पूछी जाती हैं। 75 नंबर, विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाए जाने वाला दिन कौन सा है? विश्व कैंसर दिवस 4 दिसंबर, 4 फरवरी, 4 जुलाई या फिर 4 अगस्त। विश्व कैंसर दिवस, अगेन जो तारीखें हैं, तारीखों वाले दिन है, खासकर इस तरीके की कैंसर दिवस, डॉक्टर दिवस, लेबर डे वगैरह, इसमें आप बहुत लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, बहुत तुक्का नहीं लगा सकते हैं। आपको आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। जवाब है इसका 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिन कैंसर के लिए काफी सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर जल्दी पकड़ लिया गया तो उसका इलाज संभव है। इन सब बातों के बारे में इस दिन बहुत सारी जागरूकता फैलाने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं, प्रोग्राम कराए जाते हैं। अगला, नेशनल, किस तारीख को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है? याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण क्या है? जवाब इसका 9 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई या 8 जुलाई। देखिए ये क्या था, जब संविधान सभा हमारी बनी थी, जो कि जिसमें अंबेडकर, नेहरू, पटेल ये सब थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। संविधान सभा ने संविधान तो बनाया ही बनाया, लेकिन संविधान बनाने के साथ और भी बहुत सारे काम किए थे। जैसे कि ये घोषित किया भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा रहेगा, राष्ट्रीय गान हमारा क्या रहेगा, राष्ट्रीय ध्वज क्या रहेगा, उसे भी अपनाया था। ये सब काम हमारी संविधान सभा ने किया था। इसी में संविधान सभा ने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया था? 22 जुलाई को। 22 जुलाई वो तारीख है, इसलिए इसे राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में अभी भी मनाया जाता है। ये इसका थोड़ा सा इतिहास रहा है। 77 पे आइए, पढ़िए सवाल को। संविधान के लिए मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए? देखिए आपको पता होना चाहिए हमारी संविधान के बहुत सारे अलग अलग जो हमारे विशेषताएं हैं हमने बहुत और देशों से लिए हैं, बहुत और देशों से सीखा है इसके बारे में, बहुत सोचा है हमने इसके बारे में। जैसे मौलिक अधिकार है वो हमने अमेरिका से लिए है। अभी अमेरिका के संविधान में एक चीज है जिसको बोलते हैं वो बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का बिल। ये अमेरिका के संविधान में हमने वहां से लिया। देखिए जब हम कहते हैं हमने वहां से लिया, हमारा मानना, हमारा मतलब ये है हमने वो आइडिया वहां से लिया है, कॉपी नहीं किया है। अमेरिका में उनके नागरिकों को अलग तरीके के मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि वहां मौलिक अधिकार है कि भाई आप बंदूक, हथियार धारण कर सकते हैं, हमारे यहाँ मौलिक अधिकार नहीं है वो। तो मौलिक अधिकार का आइडिया हमने वहां से लिया है, जो कंटेंट है वो ऐसा हमारा अपना है, हमने वो वहां से नहीं लिया है। अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें ली हैं। जैसे हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटी जिसको बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य, वो हमने रूस से लिया था। यूके से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, जापान से भी ली हैं। अगर कभी ऐसा कुछ पूछा गया कि भाई कोई फला फला विशेषता हमारे संविधान की हमने किससे ली है और आपको नहीं याद है, तो तुक्का लगाना है तो मैं सजेशन दूंगा आपको यूके, ब्रिटेन पे तुक्का लगाइएगा, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था भारत। तो हमने बहुत सारे अपने कानून, संविधान की बहुत सारे हिस्से हमने उन्हीं से लिए हैं, जो वहां चलता था वही हमने कॉपी कर लिया।
मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा ठीक बैठेगा, लेकिन हाँ अगर आपको नहीं याद आ रहा है कोई चीज कहां से ली है, तुक्का मारना है तो यूके वाला मारेंगे तो शायद आपका ठीक जाएगा, उसके चांसेस आपके ज्यादा ही होंगे, तो वो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जवाब है अमेरिका, मतलब बी। आगे बढ़ते हैं। 78, भारतीय संविधान में संसद के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? बताइए, संसद के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? 80, 81, 79, 84। मतलब ये क्या कहां लिखा गया है कि संसद होगा, संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा, ये सब कहां लिखा गया है? ये 79 नंबर में लिखा गया है। 79 नंबर में लिखा गया है, बहुत जरूरी है। अगर आपने भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पढ़ा है तो आपको पता होगा। 79 पे आइए, पहली बैठक भारतीय संविधान बनाने के लिए किस दिन हुई थी? 9 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, और साल भी देख लीजिए। हाँ, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। अब इसके बारे में कुछ बातें समझ लीजिए। पहली बात, पहली जो गलती हम लोग करते हैं, हमको लगता है ये तो आजादी से पहले ऐसा कैसे हो सकता था, ऐसा ही है। हमारी संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो हमारा आजादी मिलने से पहले ही शुरू हो गई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग में पहले ये तय करना था कि भाई मीटिंग कौन चलाएगा। पहले दिन तय करा सबने बैठ के कि मीटिंग या सदन को चलाएगा कौन, अध्यक्ष हमें चुनना था। तो पहले दिन तो ये चुना गया कि ऐसा करते हैं अभी के लिए, कुछ दिनों के लिए, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, सबसे वरिष्ठ, सबसे उम्र दराज, सबसे वृद्ध जो सदस्य हैं, उनको चुन लेते हैं ताकि वो काम शुरू करें। हमने चुना सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे उम्र दराज थे। उनसे कहा भाई कुछ दिन आप चलाइए। ये फ्रांस में ऐसा होता है, फ्रांस की ऐसी प्रैक्टिस है, उसके आधार पर हमने ये किया। उसके बाद हमने वोटिंग कराई, हमने कहा भाई आपस में देखते हैं कि कौन चुना जाएगा, और उस तरह से हमने फाइनली चुन के भेजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वो फिर चुन करके आए। सच्चिदानंद सिन्हा लेकिन इसकी शुरुआत की थी। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। 13 दिसंबर को पहला काम हुआ था। क्या काम हुआ था? 13 दिसंबर को हम लोगों का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब कि जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है, उसको लेकर के आए थे जवाहरलाल नेहरू। उस पर चर्चा हुई थी। उसी को बाद में हम लोगों ने प्रीएम्बल बना लिया था। आगे चलते हैं नंबर 80 पर। संविधान लागू होने के समय उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थीं? अनुसूचियां, जिसको कि हम शेड्यूल भी कहते हैं। इस समय हमारे संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूची थी। 9, 10, 11 और 12 हम लोगों ने बाद में जोड़ी थी, याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग की शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा 8 अनुसूचियां थी। अगला नंबर 81, 81। भारत जो विविधता की भूमि है उसका भौगोलिक क्षेत्रफल किस स्थान पर है? बताइए भाई। मतलब दुनिया भर में, बहुत आसान सी भाषा में अगर मैं कहूं, पूछ रहे हैं दुनिया भर में भारत को अगर आप उन देशों की सूची में देखेंगे जिनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो भारत कौन से पायदान पर आपको मिलेगा, ये सवाल है। 9वां, 14th, 7वां या दूसरा, कितने नंबर का सबसे बड़ा देश हमारा है? हम आते हैं 7वें नंबर पर। 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा क्षेत्रफल के आधार पर। फिर से मैं वही कहूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए हमसे ऊपर कौन कौन से 6 देश आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 82, दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल है? 7 बहनें मतलब 7 सिस्टर्स जिसको कहा जाता है, उसमें कौन कौन शामिल है? देखिए, 7 बहनें मतलब जो हमारे उत्तर पूर्व के, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट जिसको बोलते हैं, उनको 7 बहनें कहा जाता है। इसमें सिक्किम शामिल नहीं है। हम कई बार कंफ्यूज करते हैं, सिक्किम थोड़ा सा अलग पड़ता है, तो सिक्किम और 7 बहनें हम कह देते हैं। तो 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं, जिसमें क्या क्या आता है?
मैं आपको लिख के बता देता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी याद करने में अगली बार अगर ये सवाल आता है तो सेवन सिस्टर्स में हमारा आता है असम, 3 M से आ गए हमारे मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, फिर आपका आ गया नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। ये सेवन सिस्टर्स हैं। और 8वां जैसे मैंने कहा सिक्किम अलग पड़ता है, तो ये 2 शामिल हो गए, ए और सी। जवाब आपका है डी, ए और सी दोनों। याद रखिएगा सेवन सिस्टर्स में ये सब आते हैं, ठीक है। किसे भारतीय प्रौद्योगिक हासिल काल के जनक के रूप में माना जाता है, बताइए। भारतीय प्रागैतिक हासिल काल के जनक के रूप में किसे माना जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, एल्फ्रेड मार्शल, रॉबर्ट ब्रूस फुट, अब्दुल मलिक इसामी या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। प्री हिस्ट्री मतलब इतिहास से पहले की। क्या जवाब होगा इसका? बी, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये जवाब है इसका, रॉबर्ट ब्रूस फूट को इसमें माना जाता है। अगला ये 84 पे, पाषाण युग से एक प्रसिद्ध पक्षी के अंडे के खोल का उपयोग मोती बनाने के लिए किया गया था, वह पक्षी कौन सा है? बड़ा दिलचस्प सवाल है ये। पाषाण युग से एक प्रसिद्ध पक्षी के अंडे के खोल का उपयोग मोती बनाने के लिए किया गया था, यह पक्षी कौन सा है? कबूतर, चील, ये दोनों या शुतुरमुर्ग? बताएं कौन सा है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्ट्रिच, ये पाषाण युग में कहा जाता है कि इनके एक जो एक्शेल है, जो अंडे का छिलका है, अंडे का खोल है, उससे हमने मोती भी बनाया था। 85 पे आइए, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक बंदरगाह के प्रमाण प्रस्तुत करता है? मोहनजोदारो, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगन। इतिहास आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, अगर प्राचीन इतिहास, तो उसमें आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा। हड़प्पा की विशेषता क्या थी, मोहनजोदारो की विशेषता क्या थी, इन सब जगहों की क्या क्या विशेषता थी। तो इन सभी में बंदरगाह कहां पर है? बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में एक जगह है, क्या नाम है उसका? लोथल। लोथल जो है वो एक बंदरगाह के लिए मशहूर था, याद रखिएगा। लोथल इसका जवाब है। 86 पे आते हैं, 86, निम्नलिखित मापदंडों में से कम विकसित देश इनमें से किसमें असफल होते हैं? याद रखिएगा, जो कम विकसित देश हैं वो इनमें से किसमें असफल पाए जाते हैं आमतौर पर? सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक या कानूनी? अब आप कह सकते हैं कि भाई कम विकसित देश इन सभी में कहीं ना कहीं पीछे ही होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें कहां कमी रह जाती है कम विकसित देशों में? वो होती है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में। सामाजिक आर्थिक मापदंडों में सबसे असफल होते हैं, क्योंकि जब उनके लोगों की इनकम कम होती है तो पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है, जीवन का स्तर इतना अच्छा उनका नहीं चलता है। 87 पर आइए, स्नॉब गुड्स, स्नॉब वस्तुएं के बारे में पढ़ते समय मांग और आपूर्ति के अंतर्गत इस श्रेणी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बताएं। आरामदायक वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं, वेबलिन वस्तुएं या प्राथमिक वस्तुएं? स्नॉब गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। स्नॉब गुड्स, इसको डिमांड सप्लाई के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक और नाम से हम जानते हैं, वो नाम कौन सा है? वो है वेबलिन गुड्स, वेबलिन वस्तुएं। वेबलिन वस्तु जाना जाता है। ये अगर आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है, इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो आपको इस बारे में जानकारी होगी, पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। अगला 88 पे आइए, भारत की सभी प्रमुख घाटियों में से हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को लिटिल ग्रीस कहते हैं?
सांगला घाटी, कांगड़ा घाटी, किन्नौर घाटी या फिर मलाना घाटी? बताइए। लिटिल ग्रीस कहा जाता है, छोटा ग्रीस कहा जाता है एक तरीके से। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी, किस वैली की बात है, क्योंकि वो इतनी सुंदर है वहां पर? ये है मलाना घाटी। मलाना घाटी जो डी जवाब है, इसको लिटिल ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है। ये कठिन सवाल है, खास करके तब जब आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी और राज्य के बारे में ऐसे पूछना बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मशहूर है तो आपको पता होगा। अगर आप घूमते हैं तो खास करके घूमते फिरते रहने वाले लोगों को ये सब पता होता है। 89 पे आइए, निम्नलिखित विकल्पों में से भारतीय आय की गणना में कौन शामिल नहीं होता है? भारतीय आय गणना में क्या शामिल नहीं है? मजदूरी और वेतन, सरकारी उद्यमों का मुनाफा, पुराने शेयरों और बॉन्ड्स की बिक्री या फिर संपत्ति से किराया? बताएं। जब हम भारतीय आय की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं कि भाई राष्ट्र में कितने कितने लोग क्या क्या कमा रहे हैं, उसमें हम क्या नहीं गिनते हैं? बताइए। क्या हम मजदूरी वेतन नहीं गिनेंगे? वेतन नहीं गिनेंगे तो आय फिर कैसे आएगी भाई? सरकारी उद्यमों का मुनाफा, जो सरकारी कंपनियां हैं उनका जो मुनाफा है वो भी आय ही तो है, वो तो गिनेंगे ही गिनेंगे। संपत्ति से किराया, आपको किराया आता है, वो भी आय है, तभी तो आप उस पर टैक्स देते हो। क्या नहीं गिनते? ये जो पुराने शेयर या बॉन्ड आप बेच रहे हैं, क्योंकि आपने बेचा, किसी ने खरीदा, ये कोई नए शेयर नहीं बिक रहे हैं। आज मेरे पास थे, कल किसी और के पास चले गए, उसने मुझे पैसा दे दिया, तो इसको हम आय में नहीं गिनते हैं। तो सी इसका जवाब है, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। चलिए सवाल नंबर 90 पे आइए। प्राचीन काल में सबसे तीक्ष्ण औजारों में से एक माइक्रोलिथिक्स की खोज किस महान पुरातत्वज्ञ ने की थी? बताइए। माइक्रोलिथिक्स की खोज किस महान पुरातत्वज्ञ ने की थी? फर्नार्ड ब्रॉडल, कार्लाइल, मार्क ब्लॉच, हर्बर्ट बटरफील्ड? बताइए भाई, इनमें से किसने की थी? फर्नार्ड ब्रॉडल, कार्लाइल, मार्क ब्लॉच या हर्बर्ट बटरफील्ड? किसने की थी माइक्रोलिथिक की खोज? कार्लाइल ने की थी। कार्लाइल बहुत मशहूर है। कठिन सवाल है ये, हालांकि अगर आपको लग रहा है कि भाई ये सवाल तो मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं, कठिन है सवाल, लेकिन हाँ कार्लाइल इसका जवाब है। 91 पे आइए। निम्नलिखित देशों में से किस देश में मानव पूर्वजों के सबसे पहले अस्तित्व देखे गए? अमेरिका, अफ्रीका, भारत, यूके? बताइए। आसान है, आप तुक्का भी लगाएंगे कि सबसे पहले मनुष्य के अवशेष या मनुष्य थे, ये कहां पाया गया था, किस जगह पर पाया गया था? ये अफ्रीका। अफ्रीका में इसके सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं कि जो मनुष्य थे उनके पूर्वज थे, सबसे पहले अफ्रीका में देखे गए थे। बी। 92 पे आइए। भूगोल विज्ञान के अंतर्गत जलवायु और इसके विविध प्रकारों का गहन अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, महासागर विज्ञान या जलवायु विज्ञान? बताइए। बात है भूगोल विज्ञान के अंतर्गत जलवायु और इसके विविध प्रकारों का गहन अध्ययन। बहुत आसान है, अगर आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन के नाम में ही आपको जवाब मिल जाएगा। भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, महासागर विज्ञान या जलवायु विज्ञान? जवाब क्या है? जलवायु विज्ञान। भाई जलवायु के ही अध्ययन की तो बात हो रही है, जलवायु का गहन अध्ययन है तो वो जलवायु विज्ञान के ही अंतर्गत आएगा। तो डी इसका जवाब है, 92 का डी। ठीक है। 93 पे आए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मॉनसून शब्द स्रोत है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मॉनसून शब्द स्रोत है? जर्मन, अरबी, लैटिन, फ्रेंच? मतलब एक तरीके से पूछ रहे हैं जो मॉनसून शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, मॉनसून शब्द का स्रोत क्या है? वो है अरबी भाषा। देखिए, अरब ट्रैवलर्स, जो अरब व्यापारी थे, वो भारत में आते थे। अब उस समय जहाज, पानी के जहाज में मोटर तो नहीं होती थी, उस समय जो पानी के जहाज होते थे वो हवा के भरोसे से ही चलते थे, तो जिस तरफ हवा ले जाएगी वैसे ही चलेंगे।
तो आप इतने बड़े बड़े जहाजों में चप्पू मार के तो उसका दिशा बदल नहीं सकते, आप हवा पे ही निर्भर रहते थे। तो क्या होता था जब हवा बदलती थी कि भारत से अरब की तरफ हवा बह रही है तो वो वापसी करते थे, जब अरब से भारत की तरफ हवा बह रही है तो वो यहाँ आते थे। तो बहुत ज्यादा निर्भर रहते थे वो केवल हवाओं के ऊपर। और यहाँ पर इसका जवाब अरबी है, अरबी शब्द था मौसम, वहां से मॉनसून आ गया। तो 93 का जवाब है बी। 94 पे आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र में सामूहिक रूप से क्या शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में सामूहिक रूप से क्या शामिल है, बताएं। शिक्षा, बैंकिंग, कृषि, वन, निर्माण या उनमें से कोई नहीं। प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? वो जहां पे खेती बाड़ी है, मजदूरी है, हाथ से काम हो रहा है, आप कुछ वहां पे उगा रहे हैं, जमीन से जुड़ा हुआ कुछ काम कर रहे हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो कृषि वन, ये इसका जवाब हो जाएगा, कृषि वन ये है। 95 पे आइए, प्रतिष्ठित संगठनों में से यूनिसेफ निम्न में से किस विषय पर कार्य करता है? यूनिसेफ बच्चों पर कार्य करता है, महिलाओं पर, श्रमिक पर, या इनमें से किसी पर नहीं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म अगर आप देखें तो आपको जो सी है, सी का मतलब है चिल्ड्रन, यहीं से आपको दिख जाएगा। आपको पता होगा, देखिए दुनिया भर में जहां जहां पर युद्ध या युद्ध जैसी समस्याएं या भूखमरी ऐसा कुछ होता है तो वहां पर संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो जाते हैं, बच्चों का जब कोई उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों को कोई कमी होती है खाने की या फिर इलाज की, तो वहां पे यूनिसेफ शिक्षा वगैरह प्रदान करता है। जवाब होगा इसका ए। अगला आइए, आईएमएफ का सही पूरा नाम कौन सा है? इंटरनेशनल मनी फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियन मॉनेटरी फेडरेशन या इंडियन मॉनेटरी फंड। दो संस्थाएं हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, एक आईएमएफ का नाम सुना होगा और एक वर्ल्ड बैंक का नाम आपने सुना होगा। लगते हैं एक जैसे लेकिन एक जैसे नहीं है, याद रखिएगा दोनों के अलग अलग काम है। दोनों ही देशों को ऋण देते हैं, लोन देते हैं, उधार देते हैं, लेकिन अलग अलग कारणों से। देखिए मान लीजिए भारत सरकार की कोई योजना है जिसके अंतर्गत भारत सरकार का प्लान है बड़ा सा पुल बनाना है या एयरपोर्ट बनाना है या बड़ा प्रोग्राम बनाना है, इसमें गरीबी हमें कम करनी है, तो ऐसे में हम लोग अगर उनकी सहायता या उनके पास पैसा लेने के लिए जाते हैं, वो वर्ल्ड बैंक का काम है। याद रखिएगा, गरीबी हटाना या कोई आप बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसा कुछ बनाना, निर्माण कार्य करना, इसमें वर्ल्ड बैंक का काम है। तो आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ का काम यह है कि किसी देश के पास विदेशी मुद्रा के भंडार अगर खत्म हो गए हैं, विदेशी मुद्रा के जो भंडार हैं उसमें अगर भारी कमी आ गई है जिसकी वजह से अब हम बाहर से सामान नहीं खरीद सकते। आप खुद देखिए, आजकल आपने देखा है जो युद्ध के हालात चल रहे हैं, युद्ध चल रहा है, उसके कारण एलपीजी, तेल, इन सब के बारे में बहुत बातें हो रही, कमी हो रही है। अब हमारे यहाँ ज्यादातर तेल तो हम बाहर से आयात करते हैं, हमारे ज्यादातर तेल तो आता नहीं है, लगभग हमारी जरूरत का 88% तेल हम आयात करते हैं। तो जब हम ईरान से या किसी और देश से, सऊदी अरब से या फिर यूएई से तेल खरीदते हैं तो हम उन्हें भारतीय रुपए नहीं दे सकते, भारतीय रुपए वो नहीं लेते, वो कहते हैं मैं डॉलर में दूं। तो हमें विदेशी मुद्रा का भंडार अपने पास रखना पड़ता है ताकि हम ऐसा सामान खरीद सकें। जब विदेशी मुद्रा के भंडार खत्म हो रहे होते हैं तब आप जाते हैं आईएमएफ के पास। तो आईएमएफ जो संस्था है उसका काम ये है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी इसका जवाब है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये है जिसका ये काम है कि भाई जब विदेशी मुद्रा के भंडार खत्म हो रहे होंगे तो देश यहां पर जाते हैं इनके पास पैसा मांगने के लिए। अगला आइए, निम्नलिखित विकल्पों में से आईएलओ का सही पूर्ण नाम कौन सा है? इंटरनेशनल लीगल ऑफिस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया लेबर ऑफिस या इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसे ही
दुनिया भर में मजदूरों की भलाई के लिए क्या कानून होने चाहिए, किस तरह के कानून हो, मजदूरों के बचाव के लिए सरकारें कैसे नियम कानून बनाएं। सरकारों को सलाह देने के लिए संस्था है, इसका नाम है ILO। अब ILO की कुछ विशेषता हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली विशेषता यह है कि ILO यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा तो है, बट वो संयुक्त राष्ट्र से भी पुराना माना जाता है। कैसे? संयुक्त राष्ट्र बना था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद भी एक ऐसी संस्था बनी थी, इसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन जो संस्था थी उसने असल में ILO बनाया था पहले विश्व युद्ध के बाद। ILO तो चलता रहा, UN के अंडर आ गया, लेकिन लीग ऑफ नेशंस हट गया वहां से। ILO एक ऐसी संस्था है जहां पे हर देश के मजदूरों का भी एक प्रतिनिधि वहां पर होता है। केवल सरकार का प्रतिनिधि नहीं होता, मजदूरों का भी प्रतिनिधि वहां पर होता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी इसका जवाब है। 98 पे आए। दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख वंशों में से कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश के थे? लोदी वंश, खिलजी वंश, ममलुक वंश या तुगलक वंश? बताइए भाई। दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने पढ़ा होगा। मुगलों से पहले जो थे दिल्ली सल्तनत यहां पर, उनमें बड़े बड़े अलग अलग रूलर थे। उसमें से इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक माफ कीजिएगा, किस वंश से थे? मोदी, लोदी वंश, खिलजी वंश, ममलुक वंश या तुगलक वंश? वो थे ममलुक वंश से। ममलुक वंश थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके बाद आते हैं इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ये सब लोग आए थे। बलबन आते हैं फिर, वो सब ममलुक वंश के थे। 99 नंबर के सवाल पर आइए। किस महान शासक ने अंततः अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? बलबन ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, इल्तुतमिश ने की थी या मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी? अभी भी कई बार एक कहावत है, जब आप कुछ गलत काम करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, बिना सोचे कुछ काम करते हैं, लोग आपको बोलते होंगे तुगलकी अंदाज है। तुगलकी अंदाज मतलब ये तुगलक मशहूर हो गए थे इस नाम से कि भाई ये तो बिना सोचे समझे कर लेते हैं। बहुत सारे उन्होंने ऐसे फैसले लिए थे बिना सोचे समझे काम करने के, जिसमें से एक था कि राजधानी उन्होंने कहा कि भाई हम दिल्ली से हटा के दौलताबाद ले जाएंगे। राजधानी का मतलब है हजारों लाखों लोगों को बोला साथ में चलो भाई, हमारे पास तो नौकर हैं, चलते रहेंगे हम तो पालकी में उठा के, लेकिन लोगों को पैदल चलाया था, हजारों लोग मरे थे उसमें। ये जो कारनामा था ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। बहुत सारी अजीब अजीब चीजें की थी, उसमें से एक दिल्ली से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर देना भी इन्हीं का एक आइडिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 100 नंबर पे आइए। प्रसिद्ध संगठनों में से एक आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान का पूरा नाम क्या है? एशियन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक अलायंस नेटवर्क, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अलायंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेटवर्क्स, एसोसिएशन ऑफ साउथ यूरोपियन अलाइड नेशंस। आसियान हमारे साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में जो देश हैं वो हैं, उसका एक एसोसिएशन है, ये है आसियान। भारत इसका हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। 10 इसमें राज्य, इसमें देश आते हैं, जैसे कि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ये सब इसमें 10 राज्य कुल मिलाकर के आते हैं। ईस्ट तिमोर भी अब इसमें शामिल हो चुका है 11वां राज्य बनकर के। भारत इसका भाग नहीं है, भारत के अच्छे संबंध हैं। जो हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसके अंतर्गत हम आसियान से अच्छे संबंध रखते हैं। जवाब इसका है बी। और इस तरह से हम लोगों का पेपर होता है यहां पर समाप्त। मैं उम्मीद करता हूं आप सबने अपने आंसर्स चेक किए होंगे, ज्यादातर आंसर आपके ठीक हुए होंगे। देखिए, आपको पता है कि हर शनिवार हम ये टेस्ट आपका करवा रहे हैं इसी उम्मीद से कि आप टेस्ट अच्छे से करें और जब असल एग्जाम आएगा तो उसके लिए आपकी तैयारी अच्छे से हो। लेकिन एक दिक्कत यह है कि जो शनिवार का टेस्ट होता है आप लोग कई बार उसको बाद में देते हैं। उसमें परेशानी क्या है? अगर आप शनिवार को ही टेस्ट देंगे तो आपको मिलेगा ऑल यूपी रैंक आपका कितना है। देखिए
कितने नंबर आ रहे हैं वो अलग बात है, जब तक आपको रैंक नहीं पता चलेगी तब तक कोई फायदा नहीं है। अगर एग्जाम में सरकार ने मानो बोल दिया 500 लोगों की भर्ती करनी है, तो आपको टॉप 500 में होना है। कितने नंबर से फर्क थोड़ी पड़ता है, नंबर कम है या ज्यादा है। अगर सबके कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबके ज्यादा तो दिक्कत है। तो आपको रैंक पता होनी चाहिए, इसीलिए सैटरडे को ही एग्जाम दें। 28 मार्च को जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर है दें। ऑल यूपी रैंक आपको मिलेगी। 50,000 से ज्यादा लोग रजिस्टर करेंगे, तो ये भी नहीं है कि केवल 100 लोगों ने रजिस्टर किया तो रैंक का फायदा नहीं है। रैंक का फायदा तभी है जब हजारों लोग रजिस्टर करते हैं, और हजारों लोग रजिस्टर करते हैं तो आप उन्हीं से compete कर रहे हैं जिनके कंपटीशन में आपको एग्जाम असल में देना है। तो प्लीज इसको सीरियसली लीजिए, सही टेस्ट रैंक एनालिसिस पाइए। शनिवार को सुबह 9 से रात 9 बजे तक कभी भी आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन शनिवार को करेंगे अगर तभी रैंक मिलेगी। उसके बाद आप पेपर तो दे पाएंगे उसके बाद भी, लेकिन आपको रैंक फिर नहीं मिलेगी। तो आपको रैंक देनी है तो शनिवार को ही आप करिए। पिछला टेस्ट अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा पिछला टेस्ट अगर आप देंगे तो आपको रैंक अपनी नहीं मिलेगी, आपको बस अपना स्कोर मिल जाएगा, कितना स्कोर है। और जितने अच्छे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी आएंगे उतना ही अच्छा आपको रैंक मिलेगा। तो इसका मतलब ये है आप खुद भी रजिस्टर करें, और आपके जितने भी दोस्त एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये लिंक दें, उन सबको बोलें कि भाई आप भी आओ रजिस्टर करो, ताकि आपको सही से आइडिया हो पाए। हर संडे इसका एनालिसिस होता है, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। संडे को ये वीडियो आ चुका है। कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए 9082278295, इस पर आप रजिस्टर कर लीजिए। एक और बहुत जरूरी बात, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका भी आप हिस्सा बन जाइए। वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स वगैरह मिला करेंगे, जितनी जानकारी आपको एग्जाम के लिए चाहिए, आपका जो सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब है वो पूरा करने के लिए आप इस चैनल का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। ये बात तो हो गई भाई हमारे सेशन की। अब बात करते हैं कि ऐसे एग्जाम्स में अच्छी रैंक पाने के लिए, अच्छा स्कोर पाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सुझाव है। पहली बात मैंने पहले भी कहा है, मत भूलिए कि एग्जाम यूपी गवर्नमेंट का है, और जिस भी राज्य का आप एग्जाम देंगे आपको ये सब बातें याद रखनी है। जब यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम है तो यूपी की जानकारी तो भाई आपको पता होनी ही चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यूपी की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जितना ज्यादा कोशिश करेंगे कि भाई यूपी के फैक्ट्स हैं, कौन कौन से फैक्ट, जैसे कि यूपी का साइज क्या है, पॉपुलेशन क्या है, यूपी की हिस्ट्री क्या है। जैसे अभी देखो इस बार सवाल था कि भाई यूपी की स्थापना किस साल में हुई थी, यूपी का गठन किस साल में हुआ था, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो नहीं पता होगा तो उम्मीद मत करिए फिर आपका सिलेक्शन होगा। यही नहीं, जो इंपॉर्टेंट डेज है वो पता होने चाहिए। ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि जरूरी नहीं होता है कि आपको उसी लाइन से सारे सवालों का जवाब देना है जिस लाइन से वो पेपर बनाया गया है। भाई पेपर बनाने वाले जो पेपर बनाया था वो अपने हिसाब से बनाया था। अब आप पर ये थोपा नहीं जा सकता कि आप उसी लाइन से आंसर करें। जैसे कि मान लो आपको लगता है कि भाई मेरा कंप्यूटर वाला जो हिस्सा है वो मेरा सबसे अच्छा तैयार है, तो आप पहले उसके सवाल कर लीजिए। अगर लगता है कि भाई कंप्यूटर वाला नहीं है, साइंस का तैयार है, तो उसके सबसे पहले सवाल कर लीजिए। या जनरल स्टडीज इसको बोलते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री वाला है तो पहले वो कर लीजिए। क्या होता है कि जब आप अपने कॉन्फिडेंस वाले सवाल का जवाब पहला करेंगे तो आपको अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप आपका पेपर बेहतर होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा जितना ज्यादा हो सके आप उतना ज्यादा इसको तैयारी करने की कोशिश तरीके से करें कि पहला वही अटेम्प्ट करें सेक्शन जिसमें कॉन्फिडेंस है। दूसरा, क्या क्या लिस्ट आपको बना के रखनी है साथ में मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट बुक्स
जो मशहूर पुस्तकें पिछले खासकर 1-2 साल से आई हैं उनकी सूची बना लीजिए, बुक्स और उनके ऑथर कौन कौन से हैं, किसने किताब लिखी है, ये जरूरी है। यहां पर भी आपने देखा 2-3 बुक्स के बारे में क्वेश्चन था। तो ये जरूरी है। यही नहीं, इसके अलावा थोड़ा बहुत ये भी देख लीजिए कि किस डिस्ट्रिक्ट की क्या विशेषता है यूपी में। खनिज, मिनरल्स कहां पे कौन से मिल रहा है, कौन सा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा छोटा डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कम है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब भी अपने दिमाग में बना लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मिनरल्स वगैरह जो हैं ये सब कुछ आपको पता होने चाहिए, कहां पे कौन सा मिल रहा है। इसके अलावा यूपी का मैप अच्छे से देखिए, तो जो बॉर्डर है वो आपको पता चलना चाहिए। मतलब यूपी का बॉर्डर किस किस राज्य से मिलता है। यूपी का एक बॉर्डर नेपाल से भी मिलता है, तो यूपी के कौन कौन से जिले हैं जो कि नेपाल से जुड़े हुए हैं, नेपाल से इनका बॉर्डर मिलता है। किस किस राज्य का बॉर्डर कहां पर है यूपी में, कौन कौन से खनिज है, ऐसा मैंने कहा। यही नहीं, सरकार की बहुत सारी स्कीम है जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। यूपी में कौन कौन से मशहूर इंस्टीट्यूट्स हैं, किसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, किसका कानपुर में है, उन्नाव में है, किसका आगरा में है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही यूपी की नदियां, जो नदियां यूपी से होके बह रही हैं, जो रिवर्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे बह रही हैं, कौन सी बह रही है, कहाँ पे किसका क्या ट्रिब्यूटरी है, कौन सी नदी का, ये सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यूपी का जो फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान रहा है, यूपी से कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, कौन कौन रहे हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैंने फिर कहा, देखिए ये जो एग्जाम है ना, इसमें कभी भी एग्जामिनर ये नहीं उम्मीद करता है कि आपको सारे के सारे जवाब पता होंगे, किसी को भी ये उम्मीद नहीं होती। तभी कट ऑफ कभी ये नहीं जाता कि भाई 100 सवाल है तो 100 पे कट ऑफ चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। कट ऑफ हमेशा मैक्सिमम मार्क्स से नीचे ही रहता है ना। इसका मतलब ये है कि आपसे कभी ये नहीं उम्मीद की जाती कि आपको सारे के सारे पता होंगे। आप इसीलिए जब आप किसी ऐसे सवाल के सामने आते हैं जिसका कि जवाब आपको नहीं पता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। घबराने वाली बात नहीं का मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस ये कम नहीं होना चाहिए। सोचिए अरे इसका जवाब तो मुझे पता ही नहीं है। आप ये सोचिए कि भाई कोई बात नहीं, नहीं पता है, जिसका पता है उस पर ध्यान लगाइए। कोई भी आपसे उम्मीद नहीं कर रहा है किसी भी एग्जाम में, केवल इसमें नहीं, किसी भी एग्जाम में कोई उम्मीद नहीं कर रहा है कि सारे के सारे पता होंगे आपको। वो तो अब क्लास 12 में सीबीएसई आईसीएसई में ऐसा हो गया है कि भाई 99% मार्क्स आ रहे हैं लोगों के, 98% मार्क्स आ रहे हैं लोगों के, वो अलग है। उसको आप अभी भी कंपेयर मत करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे। या फिर कंपटीशन वाले एग्जाम है, यहाँ उम्मीद नहीं की जाती कि आपको सारे के सारे जवाब आएंगे। तो कुछ सवालों के जवाब अगर नहीं भी पता है, उनको छोड़ना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए एक और मैं आपको बात बताता हूं, कई बच्चों का अभी भी ये तरीका रहता है कि भाई वो ना, वो आखिर में जब 10 मिनट बचेंगे तो आंसर मार्क करना शुरू करते हैं। पहले वो अपने मन में बना लेंगे, कुछ गोला बना लेंगे, कुछ कहीं लिख लेंगे, लेकिन सोचते हैं कि आखिर में एक साथ मार्क करूंगा या मार्क करूंगी। ये भी बहुत गलत चीज है। आपको ये नहीं करना चाहिए कि मैं आखिर में ही एक साथ मार्क करूंगा या मार्क करूंगी। उससे आपको बहुत ज्यादा खतरा मोल लेते हैं आप। उससे चांसेस है कि भाई अगर आप भूल गए, टाइम कम पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। फिर याद दिला दूं, सैटरडे को आपको पेपर देना है। सैटरडे पेपर दे के
अगर आप सैटरडे को ही देंगे तो आपको रैंक मिलेगी, हजारों लोग यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं। आखिर में रैंक ही सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले आप कहां पर स्टैंड करते हैं। सैटरडे के बाद संडे को वीडियो एनालिसिस यहाँ पर हो जाता है। संडे को आपको यहाँ पे रूटीन बना लीजिए भाई, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। मैं आपसे मिलता हूं बहुत जल्द अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नए हैं तो विजय सूत्रा की यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे भी ये सब शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।